हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आदिमी केमिस्ट्री। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बेसिक टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अगर इसको आप नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ा है आपने, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर पाएंगे। नहीं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नहीं आ पाएंगे। और जितने भी टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिसके उन सब के बारे में आप सीख नहीं पाएंगे जब तक आप यहाँ पे इन बेसिक्स को क्लियर नहीं करेंगे। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जितने भी बेसिक्स हैं, जितने भी टॉपिक्स हम लोग सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, उन सारे टॉपिक को पहले आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको बाकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक से, क्वेश्चन से हो पाएंगे, नहीं तो आपसे नहीं हो पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम किन किन बातों को डिस्कस करेंगे। वन शॉट वीडियो है और पूरा हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है, उन सब चीज़ों को हम यहाँ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे इन बातों को पढ़ेंगे, जिसमें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, हाइब्रिडाइजेशन शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट्स होते हैं, जिसमें बहुत सारे इफेक्ट हैं, जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशंस है, मेसोमेरी इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ऑल दीज इफेक्ट वी विल डिस्कस लेटर ऑन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करते हैं, इसमें बहुत सारे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल्स एंड कार्बिन एंड नाइट्रीन, ऑल दीज इज द इंटरमीडिएट स्पीसीज जो रिएक्शन के दौरान बनती है। एसिडिटी के बारे में बात करेंगे, एसिडिटी बेसिडिटी कौन से फैक्टर जो इफेक्ट करता है, और साथ में मेरे प्यारे बच्चों टॉटोमेरिज्म क्या होती है, एरोमेटिसिटी क्या होती है, क्या क्या कंडीशंस होती है जो कि नेसेसरी होती है कंपाउंड्स को एरोमेटिक होने के लिए, नॉन एरोमेटिक होने के लिए। इन सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, जो कि जेई एडवांस में, नीट में क्वेश्चंस आ चुके हैं, उन सब के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्या होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसके बारे में भी सीखेंगे। 4 तरह की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती हैं, जिसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसमें SN1 SN2 जो कि बहुत ही कॉमन रिएक्शंस होती है। और यहाँ पे आपको समझना है, सीखना है, मैकेनिज्म क्या होती है, पाथ क्या होता है, कंडीशंस क्या होती है, ऑल दिस हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। एलिमिनेशन की बात करें तो एडिशन रिएक्शन की बात करें, रीअरेंजमेंट की बात करें, इन सारे रिएक्शंस के बारे में सीखेंगे, मैकेनिज्म बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्या होता है आइसोमेरिज्म, और कौन कौन से आइसोमेरिज्म होते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स में ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं। ये इन सारे जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया है, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में सीखने वाले, समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम स्टार्ट करते हैं, आपको यहाँ पे अगर हम बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो है 2 ऑर्बिटल डिफरेंट एनर्जी के, लगभग सेम एनर्जी के मिक्स होते हैं, तो एक सेम सेट ऑफ एनर्जी का ऑर्बिटल्स बनता है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, और बॉन्ड बनता है। वहाँ पे ज्योमेट्री डिसाइड पहले से हो जाती है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि यहाँ पे ऑर्बिटल मिक्स होते हैं। अगर हमने कहा कि 1 s के 3 p के मिक्स हुए, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा। अगर 1 s के p मिक्स हुए, 2 p के sp2 हो जाएगा। 1 s के और 1 p के, तो यहाँ sp हो जाएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो हाइब्रिडेशन पाया जाता है वो 3 तरह के होते हैं, sp होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कंडीशंस, कितने ऑर्बिटल p के मिक्स होंगे, कितने s के होंगे, तो किस तरह का हाइब्रिडेशन होगा। तो यहाँ पे sp होगा जब 1 s के 1 p के होंगे, यहाँ पे इस तरह से। और ज्योमेट्रिकल शेप की बात करें तो जब भी हाइब्रिडेशन होता है और सेट ऑफ ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है, अगर हमने कहा कि यहाँ पे 1 s का ऑर्बिटल मिक्स हुआ, 3 p का मिक्स हुआ, तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए हैं। इसका मतलब 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जो कि सेम एनर्जी होगा, सेम शेप होगा। और वहाँ पे आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन एक ज्योमेट्री पहले से ही डिसाइड हो जाती है, और वहाँ पे जो एंगल होगा, यहाँ पे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल शेप में होगा और एंगल 109 होगा। और एग्जाम्पल में जो आपको कॉमन जो कंपाउंड्स है, CH4 है, CCl4 है, जो भी टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसको समझते हैं। चलिए अगर हम देखिए, यहाँ बताते हैं आपको, जैसे अगर मान लीजिए कि आपके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, इस तरह की अगर ज्योमेट्री होगी, इस तरह से, इसको हम ट्राइगोनल का मतलब है इस तरह से अगर होता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल का मतलब है कि जब भी इस तरह से ज्योमेट्रिकल शेप होता है, उसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल बोलते हैं, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से होगा, टेट्राहेड्रल होगा। ट्राइगोनल का मतलब है इस तरह से होगा, लीनियर का मतलब इस तरह से होगा, इस तरह। तो बॉन्ड एंगल 180 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल 120 होगा, यहाँ पे बॉन्ड एंगल 109.5 होगा। तो ये ज्योमेट्रिकल शेप होगा। यहाँ पे जो कार्बन है, 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 उस पर हाइब्रिडाइजेशन, मतलब वो जो एटम है, जो सेंट्रल एटम कह सकते हैं उसको, जो कि जिस पे हाइब्रिडेशन आपको निकालना है, जहाँ पे हाइब्रिडेशन हो रहा है। तो एक कंडीशन क्या है हाइब्रिडेशन की? यहाँ पे 3 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड
में हाइब्रिडेशन होते हैं, sp, sp2, sp3। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल शेप क्या होता है वो पता है, एंगल पता होना चाहिए, जो बॉन्ड एंगल है जब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है बॉन्ड एंगल 109.5 होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल प्रेजेंट है। तो हाइब्रिडेशन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल ये बताते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, यहाँ पर अगर हम पूछें आपसे, अगर मान लीजिए एक एग्जांपल दे दें, यहाँ से आपसे पूछ लिया जाए कि इस तरह का जो कंपाउंड है आप बताइए ज़रा सा, और यहाँ पे बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा, बता सकते हैं क्या? इन सब में बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा, बताइए व्हाट विल बी द हाइब्रिडेशन। यहाँ इन सारे कंपाउंड में 1 में, 2 में, 3 में और 4th में और 5 में और 6 में आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है। बताइए कार्बन पे अगर हम पूछें, अगर हम इन कार्बन पे पूछें कि हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। यहाँ पे देखिए जितने भी कार्बन हैं यहाँ पे ऑल द कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, और जब भी सिंगल बॉन्ड होगा तो यहाँ पे कार्बन कभी भी सिंगल बॉन्ड में होगा तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन sp3 होगा। मतलब जब भी कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, सारे बॉन्ड अगर सिंगल होंगे उस कंडीशन में sp3 हाइब्रिडेशन होगा। लेकिन कार्बन अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है उस कंडीशन में हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएगा। लेकिन अगर कार्बन सिंगल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो वहाँ पर हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। तो अगर ये कंडीशन पता है आपको, कैसे पता है कि यहाँ पे जब भी 4 बॉन्ड होता है, 4 बॉन्ड होता है तो इसमें एक S होता है और 3 P होता है। लेकिन पाई बॉन्ड हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है तो यहाँ पे कुल 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे। आप कैसे 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वहाँ पे एक S होगा और 2 आपके P ऑर्बिटल मिक्स होंगे। यहाँ पे 2 पाई है तो एक सिग्मा 2 सिग्मा हो जाएगा। 2 सिग्मा का मतलब एक S और एक P ऑर्बिटल्स मिक्स होगा, तो इस तरह का हाइब्रिडेशन sp होगा। तो एक कंडीशन पता होना चाहिए बस आपको। अब देखिए अब यहाँ पे सारे कार्बन कैसे हैं, sp3 हैं। सारे कार्बन कैसे हैं, sp3 है। अगर हम यहाँ पूछें क्या सारे कार्बन sp3 है, नहीं, यहाँ पे जो कार्बन है वो sp2 होंगे। बाकी यहाँ जो कार्बन कैसे हो जाएंगे, sp3 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ जो कार्बन है और यहाँ कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडेशन इसलिए होगा क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड जब भी प्रेजेंट होगा sp2 हाइब्रिडेशन होगा। ठीक है, यहाँ बताइए यहाँ पे भी sp2 है और यहाँ भी sp2 है, लेकिन यहाँ जो कार्बन है सेम है। अगर हम यहाँ पूछें यहाँ बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो यहाँ लोन पेयर है, यहाँ भी आपको sp3 होगा क्योंकि लोन पेयर भी हाइब्रिडेशन में काउंट होता है। तो अगर लोन पेयर 2 है, 2 लोन पेयर है प्लस 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है, उस कंडीशन में 4 हो जाएगा। 4 का मतलब एक S हो जाएगा, 3P हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। बात समझ में आ रही है, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। लेकिन आप जरा यहाँ बता दो, यहाँ लोन पेयर 2 है लेकिन यहाँ डीलोकलाइज कर रहा है, लोन पेयर यहाँ फ्री नहीं है, अवेलेबल नहीं है। लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, उसको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे जिसके 6 पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो यहाँ सिर्फ एक ही लोन पेयर है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर, तो एक लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर मेरे बच्चों, तो क्या हो जाएगा 3, और 3 का मतलब एक S और 2 P, इसका मतलब sp2। यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस पे sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम पूछें कि वाटर में बताइए हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल है, 2 लोन पेयर है। क्या है, 2 लोन पेयर है, उस कंडीशन में टोटल लोन पेयर 2 लोन पेयर है प्लस 2 बॉन्ड पेयर है, कुल 4 हो गया। 4 का मतलब एक S और 2P, कितना हो जाएगा 3P, मतलब sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा यहाँ पे। तो इन सारी बातों को पता होना चाहिए। अगर हम पूछें एग्जाम्पल पे, तो यहाँ पे बताइए कि जो कार्बन है इसमें हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो सारे कार्बन डबल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, इसका मतलब पूरा यहाँ पे कार्बन सारे sp2 हाइब्रिडाइज, तो यहाँ पे भी है। ठीक है, तो इस बात समझ आ रही कि जब भी कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड होगा सारे कार्बन sp3 होंगे। अगर कार्बन के पास एक भी डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पे sp2 हाइब्रिडेशन होगा। लेकिन अगर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है तो वहाँ पे हाइब्रिडेशन sp हो जाएगा। इतनी बात पता है, समझ में आ गई। क्वेश्चंस अगर आते हैं तो कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन दें आपको इस तरह से, यहाँ पे क्वेश्चन दे और पूछें कि बताइए हाइब्रिडेशन, यहाँ 1 पे बताइए, 2 पे बताइए, 3 पे बताइए, 4 पे बताइए, 5 पे और 6 पे। ठीक है, यहाँ बताइए और यहाँ बताइए। ठीक है, बताइए, मतलब चलिए यहाँ बताइए इस तरह से। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे नहीं होता है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे है, यहाँ पे H है, इस तरह से यहाँ कार्बन है। ठीक है, अब बताइए 4 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6, बताइए हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पे देखिए हमने अभी आपको बताया है कि जब भी इस तरह की बात हो कि यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे sp2 हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन है तो यहाँ पे sp2 हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन जो है, कार्बन के पास यहाँ एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा सारे, तो कैसे हो जाएंगे sp3। और यहाँ कार्बन के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड है अगल बगल में, तो यहाँ भी sp3 हो जाएगा। इस कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड नहीं है, इस कार्बन के पास ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब sp, और यहाँ पे भी कार्बन क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी क्या है sp। तो इस तरह से हाइब्रिडेशन निकालना होता है।
कर लेंगे, इजी बहुत है, आप आसान से कर सकते हैं। चलिए अगर हम आगे बढ़ें तो हाइब्रिडेशन कर लीजिएगा। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे sp3 हाइब्रिडेशन होगा। सिग्मा बॉन्ड अगर प्रेजेंट होता है सारा तो वो भी बता दिया मैंने सारी चीज़ें, तो आप कर सकते हैं उसको, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि जो की पॉइंट्स जो याद करना है, अगर हम पूछे कि यहाँ पे अगर हम परसेंटेज ऑफ कैरेक्टर की बात करें, परसेंटेज ऑफ मोर एस कैरेक्टर कहाँ होगा, sp है, sp2 है और sp3 है, तो परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर इधर जाने पे बढ़ेगा। मतलब न्यूक्लियस के पास s कैरेक्टर ज़्यादा होता है, न्यूक्लियस के पास s होता है पहले, तो s कैरेक्टर बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर हम पूछें कि कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होगा। अगर हम बोले कि कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड सारे हैं, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है किस कार्बन की ज़्यादा, कौन सा कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। तो इस बात को याद रखना, ठीक है, ओके। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ, अगर हम बोले बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है आपको यहाँ बढ़ेगा, और जब भी हाइब्रिडेशन होगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब है इन दोनों एटम के बीच के जो डिफरेंस है, डिस्टेंस जो बहुत कम है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ना, आसानी से नहीं टूटने वाला है। और ये नीचे एस कैरेक्टर बढ़ने की वजह से आपको दो एटम के बीच की जो नज़दीकी है बढ़ जाएगी। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ एंड जो एस कैरेक्टर बढ़ने का स्ट्रेंथ बढ़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंडक्टिव इफेक्ट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं माइनस, मतलब आई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि दो तरह का होता है, माइनस और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे होता क्या है, व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, व्हाट इज द इंडक्टिव इफेक्ट, बताइए। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट शिफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग ए सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम। परमानेंट इलेक्ट्रॉन शिफ्ट, अगर हम बोले कि यहाँ पे कार्बन है, इस तरह से है, अगर यहाँ पे कार्बन है और यहाँ आई है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से क्या होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ प्लस होगा। और यहाँ पे कह सकते हैं ये जो है क्या शो कर रहा है, ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है। क्या कर रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे कार्बन है, अगर यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट, अगर हमने बोला कि यहाँ पे कोई अगर देने वाला है, यहाँ पे अगर CH3 ग्रुप लगा दे और यहाँ पे डबल बॉन्ड है या यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे जो CH3 लगा देंगे ये देने वाला काम करेगा, तो हम कहेंगे प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा सारा। तो ये दे रहा है इलेक्ट्रॉन शिफ्ट वर्ड द, इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है, जिस तरफ शिफ्ट होगा उस तरह का माइनस इफेक्ट होगा। अगर हम देने वाला है ये इसको इधर आ रहा है तो ये माइनस इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहाँ इन दोनों के बीच में। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होगा, जो कि परमानेंट होगा। तो यहाँ लिखा हुआ है कि इंडक्टिव इफेक्ट इज द परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग ए सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है। किसके अलोंग, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू होता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन एटम्स, ओके। समझ में आ रही बात। इट इफेक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द एसिडिटी बेसिडिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल करता है, ठीक है। तो इतनी बात परमानेंट इफेक्ट होता है जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो है शिफ्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे हम टाइप्स ऑफ इंडक्टिव की बात करें तो यहाँ पे दो तरह का इफेक्ट होता है, जिसमें एक होता है माइनस आई इफेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बोलते हैं, और प्लस आई इफेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग बोलते हैं। सिंबल माइनस है, माइनस प्लस है, पुल इलेक्ट्रॉन अवे, पुश इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो कि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं और प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर कहीं पे भी कार्बन के साथ अगर NO लग जाएगा, NO2 लग जाएगा, या CN लग जाएगा, या COH लग जाएगा, या F लग जाएगा, क्लोरीन लग जाएगा, ब्रोमीन लग जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा, कभी भी कार्बन के साथ यहाँ पे कुछ भी X, यहाँ पे X बराबर अगर हम ये इसको ले लें तो क्या करेगा, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, और इस तरह से यहाँ पे शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट काम करते। सारे कैसे हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं। क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट शो कौन करेंगे, जब भी रिंग के साथ जो है इस तरह से ग्रुप लगेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। देखिए ये C2H5 है, R है, O माइनस है, NH2 है, ऑल दिस शो द प्लस आई इफेक्ट, ओके। तो माइनस का मतलब है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचना, प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन चेन की तरफ शिफ्ट करना, दूर अवे, पुश इलेक्ट्रॉन और पुल इलेक्ट्रॉन, ओके। अब यहाँ पे ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, माइनस आई इफेक्ट का जो ऑर्डर होता है, NO का सबसे स्ट्रांग होता है, फिर CN का, COH का, F का, तो ये ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट होता है, जो कि आपको याद रखना है।
सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट माइनस इफेक्ट NO का होगा, NO2 का होगा, उसके बाद किसका होगा, CN का, COH का, उसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, यहाँ देखो याद हो जाएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके, अच्छा प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो यहाँ पे टर्शियरी जो है ब्यूटाइल जो आपका अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, आप ज़्यादा जो है इस प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, उसके बाद 2 कार्बन का, उसके बाद 1 कार्बन का, उसके बाद ये वाला। तो इस तरह से आपको प्लस इफेक्ट का ऑर्डर पता होना चाहिए कि ये सबसे स्ट्रांग होता है, इस ऑर्डर में होता है, यहाँ पे इस ऑर्डर में होता है। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो एसिडिटी, अगर हम बात करें स्ट्रॉन्गर माइनस ग्रुप इंक्रीज एसिडिटी। अगर मान लो कि कोई कंपाउंड एसिडिक है, अगर मान लो कि यहाँ पे CF3 है, ठीक है, और COH है, और यहाँ पे पता है कि ये एसिडिक होता है, और यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे COH है। अच्छा, एसिडिटी क्या होती है, निकलेगा तो ये H प्लस, यहाँ प्लस और ये माइनस है, बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे बनेगा CO, और यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे बनेगा CF3, और यहाँ पे CO, यहाँ O माइनस, और यहाँ पे H प्लस, और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा CH3, CO, O माइनस, और यहाँ पे H प्लस। होगा क्या कि जो ये जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बना है, इसको ये CF3 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, जो कि स्ट्रांग होगा, और यहाँ पे जो CH3 है ये आपका जो है प्लस आई इफेक्ट शो करता है, और यहाँ पे इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो माइनस आई इफेक्ट होता है एसिडिटी को क्या करेगा, एसिडिटी को बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। तो यहाँ देख सकते हो जो यहाँ माइनस आई इफेक्ट है एसिडिटी को बढ़ा रहा है। बेसिसिटी जस्ट उल्टा होता है, स्ट्रॉन्गर जो प्लस आई इफेक्ट होगा वो इंक्रीज करेगा बेसिसिटी को, क्योंकि एसिडिटी बेसिसिटी के रिवर्स होता है। तो हम आगे पढ़ेंगे अभी जाके वो आगे। चलिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, चलिए एक बात और बताएं, अगर हम बात स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे जितने CH3 ग्रुप लगेंगे, जितने CH3 कार्बन के पास होंगे वहाँ इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा, उस कंडीशन में प्लस आई इफेक्ट शो करेगा ये वाला ग्रुप, और हम कह सकते हैं कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्लस जो माइनस जो प्लस आई इफेक्ट स्टेबलाइज कार्बोकैटायन, जो माइनस होगा प्लस जो आई इफेक्ट होगा क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा, और माइनस डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि वीक एंड डिक्रीज विद द डिस्टेंस अलोंग द कार्बन चेन। अगर ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। ठीक है, बात समझ आई। तो इंडक्टिव इफेक्ट इतना अगर समझ गए तो हम आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी बात बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या होता है, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, बताइए। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन्फ्लुएंस द स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी एंड एसिडिटी, बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मेजर जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं माइनस आई इफेक्ट होता है, बताया मैंने आपको, जिसमें परमानेंट शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द सिग्मा बॉन्ड, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। माइनस आई प्लस आई हम लोग पढ़ चुके हैं ना इसको। तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं रेजोनेंस इफेक्ट की बात करते हैं, जो कि हमें पढ़ना। तो रेजोनेंस इफेक्ट क्या है, जो उसको बोलते हैं रिप्रेजेंट करते हैं माइनस RC या प्लस RC। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर थ्रो कंजुगेशन, क्या होता है, थ्रो द कंजुगेशन। पाई इलेक्ट्रॉन का डी लोकलाइजेशन हो रहा है थ्रो द, या लोन पेयर का थ्रो द कंजुगेशन। तो यहाँ पे इफेक्ट होता है माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्या होता है माइनस का मतलब है क्या, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा जा रहा है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट। डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जैसे यहाँ पे अगर हम बोलें कि जो NO2 है, CN है, जो भी है, यहाँ पे अगर बेंजीन की बात कर लें, बेंजीन पे, तो बेंजीन पे अगर NO लगा हुआ है इस तरह से, NO2 लगा हुआ है यहाँ मान लो, तो अगर CN लगा हुआ है, CN लगा हुआ है, या कुछ भी XYZ इसमें से कोई भी लगा हुआ है, अगर मान लो ऐसे यहाँ पे ले लो, ऐसे ले लो, X ले लो, और X बराबर इसको मान लो, सबको मान लो, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा अपनी तरफ, ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये रेजोनेंस के अगर खींचता है, अगर मान लो इस तरह रेजोनेंस होता है, इस तरह से डबल बॉन्ड है और यहाँ पे NO है, यहाँ पे O माइनस, यहाँ प्लस है, तो रेजोनेंस अगर हो रहा है इस तरह से, तो हम कह सकते हैं कि ये ग्रुप है, ये सारे जो ग्रुप है रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचते हैं, तो उसको बोलते हैं माइनस आर इफेक्ट। क्या बोलते हैं, माइनस आर इफेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे प्लस इफेक्ट का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, उस कंडीशन में इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और यहाँ पे अगर बेंजीन है, मान लो यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल बेंजीन से समझे, तो बेंजीन पे अगर आपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाया, कौन सा विथड्रॉइंग, ये सारे विथड्रॉइंग ग्रुप है। कैसे विथड्रॉइंग ग्रुप है, ये नाइट्रो है, आपका साइनाइड है, ये आपका जो CO है, COH, सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा बाय द कंजुगेशन। देखो यहाँ पे अगर हम बनाए CHO बना दें यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इसके साथ
कंजुगेशन करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग से डिक्रीज करेगा। तो इसको बोलते हैं ये जो ग्रुप है वो माइनस आर इफेक्ट शो करेगा। क्या करेगा? माइनस आर इफेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप लगा हो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रिंग को, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे इस ग्रुप को प्लस आर इफेक्ट। रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटा रहा है, उस कंडीशन में हम बोल सकते हैं प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो पार्ट है हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, ये बहुत अच्छी बात है। हाइपर कंजुगेशन क्या, तो यहाँ बता सकते हैं कि डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एडजेसेंट कार्बन टू एम्प्टी ऑर्बिटल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जो प्लस चार्ज है और यहाँ पे जो सी एच बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे जो ऑर्बिटल खाली है, इसके ये जो ऑर्बिटल है यहाँ पे इसके साथ जो ऑर्बिटल है इसके साथ ओवरलैपिंग हो जाती है। क्या होती है? ओवरलैपिंग होती है। इसी को बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड रीजन बोलते हैं। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है और यहाँ पे आपको इस तरह से हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे ओवरलैपिंग होती है, इन ऑर्बिटल के बीच में ओवरलैपिंग होती है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा और यहाँ पे H का प्लस हो जाएगा H और यहाँ H और इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से इसका भी होगा, इसका भी होगा यहाँ पे, और इस तरह से डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा और इसी को बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन, जिसमें सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करता है। क्या करता है? सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस होता है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस करता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म एडजेसेंट CH बॉन्ड टू एम्प्टी p ऑर्बिटल, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं इसको, या इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन की बात करें तो यहाँ पे जो टर्शियरी कार्बोकैटायन होता है, देखिए इसको समझना अगर है, ठीक है, इसको समझना है तो ऐसे समझिए। देखिए अगर हम यहाँ पे बोले आपको कि जो कार्बन के पास अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे 3 CH3 है, कितने CH3 है? 3 CH3। ओके, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करें कितने पॉसिबल हो सकते हैं, तो हमने बताया कि अभी कार्बन पे जब प्लस चार्ज है और यहाँ H है, कार्बन पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे CH3 है, ठीक है, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3 है, CH2H है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपको रेजोनेंस होगा और यहाँ पे आपको क्या बनाएगा, C पे आपको इस तरह से बनेगा और यहाँ पे कार्बन हो जाएगा और यहाँ पे CH2 और H का प्लस हो जाएगा। इस तरह से बार बार होगा, इस तरह से बार बार होगा, सारे हाइड्रोजन करेंगे तो 3 बार ये करेगा, 3 बार ये करेगा, 3 बार, मतलब 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। इसके कितने बनेंगे? 9 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन का मतलब है कि यहाँ पे आपको सिग्मा बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है। तो आप क्वेश्चन करिए, यहाँ बताया आपको आंसर बताना है। यहाँ प्लस चार्ज है, आपको यहाँ पे बताना है कि विच स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल। तो पहली बात है कि हमने बता दिया कि जो कार्बोकैटायन है टर्शियरी होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से, ओके। और उसके बाद जो है आपको प्राइमरी होता है, क्या होता है, प्राइमरी होता है इस तरह से। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी की यही ऑर्डर होता है स्टेबिलिटी का। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कि प्लस आई इफेक्ट भी होता है यहाँ पे, और दूसरी वजह है हाइपर कंजुगेशन, जिसमें नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, सिग्मा बॉन्ड का बार बार रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी वहाँ पे बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 9 होता है, यहाँ 6 होता है और यहाँ पे आपको 3 होगा। कितने होंगे? 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर होंगे। तो हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर अगर के आधार पे आपको किसी स्ट्रक्चर को बताना है उसकी स्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ इस तरह से आते हैं। यहाँ पे अगर हम पूछें कि बताइए यहाँ पे अगर कार्बोकैटायन है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो आपको बताना है कि विच वन इज मोर स्टेबल, ठीक है। चलिए यहाँ पे है और फिर यहाँ पे है और आपका स्ट्रक्चर एक यहाँ है, ठीक है। इनमें से आपको बताना है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। अगर इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे सिंपली पूछ दें आपसे कि कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, प्राइमरी इस तरह से ले लीजिए, इस तरह से, और यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ ले लीजिए, तो नंबर ऑफ अगर हाइपर कंजुगेशन की बात करें यहाँ पे कितना पॉसिबल है और यहाँ पे कितना पॉसिबल है। यहाँ पे अगर देखें, यहाँ पे दोनों स्ट्रक्चर में 1 और सेकेंड में बताइए टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है,
ओके, तो यहाँ पे जो एक कार्बन यहाँ पे है उस पर इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन और ये भी अल्फा। तो इस अल्फा कार्बन पे टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है प्लस 2 यहाँ पे, कुल इसके पास 3 2 6 2 9 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 4 3 आपके 7 हो जाएंगे। ओके, तो 7 हाइपर काजुअली पॉसिबल है। लेकिन यहाँ पे जो अगर देखें आप तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे 2 है, ये अल्फा कार्बन पे, ये भी क्या अल्फा कार्बन, लेकिन एक ही यहाँ प्रेजेंट है हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे अगर हम बोले 1 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो उस कंडीशन में कुल 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ज़्यादा हाइपर कन्जुगेशन यहाँ पॉसिबल नहीं होगा, यहाँ हाइपर ज़्यादा पॉसिबल होगा। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी जो ऑर्डर होगा हमेशा इस स्ट्रक्चर का ज़्यादा होगा। तो हाइपर कन्जुगेटिव स्ट्रक्चर से आप किसी भी कार्बोकैटायन स्ट्रक्चर की आप स्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाइपर कन्जुगेशन का मतलब है आपको समझ में आ गया। अब मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे सिमिलर टू रेजोनेंस होता है, जो प्लस आर इफेक्ट होता है या माइनस इफेक्ट, उसी को हम प्लस एम या माइनस एम से भी कह सकते हैं, सिमिलर होता है। ठीक है, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द पाई बॉन्ड, ये बात क्या है, डिफिनेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थ्रू द पाई बॉन्ड या लोन पेयर हो इन मॉलिक्यूल्स। तो अगर यहाँ पे हम बोले कि यहाँ पे अगर देखो यहाँ पे OCH3 अगर OH यहाँ जा रहा है तो लोन पेयर और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मूवमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं प्लस इफेक्ट इसके साथ। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मान लो कि तुम्हारे पास इस तरह से ग्रुप प्रेजेंट है तो यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, लेकिन इस ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रहा है बाई कंजुगेशन पाई बॉन्ड के थ्रू ले रहा है, तो यहाँ इसको माइनस इफेक्ट बोल सकते हैं इस वाले ग्रुप को। ठीक है, तो सिमिलर टू द प्लस आर और ये प्लस एम, माइनस आर और माइनस एम, ये सेम ही होता है। ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं होता है। आगे बढ़ें, चलिए अब हम लोग इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में बात करते हैं कि इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए माइनस यहाँ पे ई और प्लस दोनों होता है, प्लस ई और माइनस ई क्या होता है देखिए, यहाँ एक टेम्प्रेरी इलेक्ट्रॉनिक शिफ्ट होता है इन ए पाई बॉन्ड ड्यू टू द अटैकिंग रिएजेंट। जब भी डबल बॉन्ड होता है और यहाँ पे कोई भी रिएजेंट अटैक करता है उस कंडीशन में यहाँ पे प्लस और माइनस का शिफ्ट होता है, जिसको हम प्लस माइनस बोलते हैं। तो यहाँ प्लस ई इफेक्ट क्या हो, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट प्लस क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड द अटैकिंग स्पीसीज। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे कोई स्पीसीज है जिसके पास इस तरह से अगर शिफ्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्लस इफेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्लस, मतलब पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट टुवर्ड द अटैकिंग स्पीसीज। जैसे एडिशन ऑफ H प्लस है, अगर इसके साथ में एडिशन ऑफ H प्लस किया आपने तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा, इसको प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं, एडिशन ऑफ एल्किन को कह सकते हो। ठीक है, और अगर हम बोलते हैं ई माइनस इफेक्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट अवे फ्रॉम द अटैकिंग स्पीसीज। ओके, जस्ट रिवर्स इसका होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में देख सकते थे हम कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है तो वहाँ पे आपको इस तरह की बातें होती, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट पाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम कुछ बातें सीख लेते हैं कि समरी के बारे में समझें कि आपको यहाँ पे कि प्लस आई इफेक्ट क्या होता है। देखिए, तो प्लस और माइनस क्या होता है, पोलैरिटी इन सिग्मा बॉन्ड होता है और यहाँ पे ये सारे माइनस इफेक्ट शो करते हैं और ये प्लस इफेक्ट शो करते हैं। एसिड बेस की स्ट्रेंथ को ये इफेक्ट डालेंगे। ठीक है, रेजोनेंस का मतलब है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन में सिग्मा बॉन्ड और पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन करता है। और यहाँ मेसोमेरिक इफेक्ट में पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, यहाँ पे प्लस। ये सारी बातें हमने आपसे भी डिस्कस किया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट जो बात है रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होता है, जब भी रिएक्शंस होती हैं तो वहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और जो कि अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल होता है और उसके बाद फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, जो हम बोलते हैं कार्बोकैटायन, जिस पे कार्बन प्लस चार्ज होता है उसे कार्बोकैटायन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है, 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। डिफरेंशिएशन की बात करें तो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन विथ एम्प्टी p ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड कार्बोकैटायन, क्या बोलते हैं। और ऑर्डर एफिशिएंसी की बात करें तो टर्शियरी जो है आपको कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है सेकेंडरी प्राइमरी से। इसकी वजह क्या होती है, मिथाइल जो है शो करता है प्लस आई इफेक्ट या हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर सकता है। ठीक है, मोस्ट स्टेबल की बात करें तो बेंजाइल या एलाइलिक जो कार्बोकैटायन होता है, मतलब कि यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है इस तरह से बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है या एलाइलिक कार्बोकैटायन है, इस तरह का ज़्यादा स्टेबल होता है।
क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, यहाँ जाएगा फिर प्लस यहाँ आएगा फिर यहाँ जाएगा प्लस यहाँ आएगा फिर इस तरह से यहाँ, तो डिफरेंट मतलब नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल यहाँ पे भी पॉसिबल है। इस तरह से यहाँ आएगा और यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि एलाइल कार्बोकैटायन और मोस्ट स्टेबल होता है बेंजाइलिक और एलाइलिक कार्बोकैटायन ड्यू टू द रेजोनेंस। ओके, तो इस तरह की बातें पाई जाती हैं सिर्फ बेंजाइल कार्बोकैटायन में या एलाइलिक कार्बोकैटायन में, तो ये बात याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चलो भैया, यहाँ पे कार्बन आयन की बात करें तो यहाँ पे जब भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होता है उसको बोलते हैं कार्बो या कार्बन आयन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच चीज होती है, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और डिफरेंशिएशन की बात करें तो नेगेटिवली चार्ज कार्बन विथ लोन पेयर, चार्ज विथ लोन पेयर उसको बोलते हैं कार्बन आयन। तो ऑर्डर हमेशा स्टेबिलिटी का जैसे उल्टा होता है, यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है और कार्बन प्लस है, तो जब भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप देंगे, इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसको डिस्टेबलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज को, इसलिए सिर्फ रिवर्स ऑर्डर होता है, यहाँ पे 1 2 3 होता है। ठीक है, अच्छा अपोजिट टू कार्बोकैटायन होता है। यहाँ रीजन आपको पता है कि नेगेटिव जो प्लस आई इफेक्ट होगा वहाँ पे क्या करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट होगा वहाँ पे स्टेबलाइज करेगा। तो इस बात को याद रखना है। ओके, मोस्ट स्टेबल के बेंजाइल या एलाइलिक कार्बन आयन होता है, क्योंकि यहाँ पे भी तो नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज अगर है तो यहाँ तो डिलोकलाइज शिफ्ट होगा तो वहाँ पे भी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, या यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ भी डिलोकलाइज होगा, तो उससे स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अच्छा अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है आपको फ्री रेडिकल, जो कि रिएक्शन में बनता है, न्यूट्रल और हाईली रिएक्टिव होता है और कार्बन विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब इस कंडीशन में अगर इलेक्ट्रॉन है, इस कंडीशन में है एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल। कार्बोकैटायन का बोलेंगे जब खाली ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे लोन पेयर के साथ नेगेटिव चार्ज अगर होता है उसको हम बोलते हैं कार्बन एनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बन एनायन। तो फ्री रेडिकल कार्बोकैटायन कार्बन एनायन, 8 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होता है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होता है और यहाँ पे आपको 2 2 4 2 कितना 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फ्री रेडिकल का मतलब है 2 2 4 6 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, हाईली रिएक्टिव होते हैं और ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हमेशा जो है आपको वही होगा, टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। और यहाँ पे भी एलाइलिक और बेंजाइलिक क्या होंगे, स्टेबल होंगे ड्यू टू द रेजोनेंस होंगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़े। चलिए, तो ये सारे कैसे थे, इंटरमीडिएट स्पीसीज थे। अब यहाँ बताया कार्बन आयन के बारे में बताया कि यहाँ पे ये तो हो चुका है ना। हाँ, कार्बिन के बारे में बात करते हैं। कार्बिन के बारे में, कार्बिन क्या है, कार्बिन भी इस तरह से होता है और जब भी इस तरह से होगा, जब कार्बन के पास 2 बॉन्ड बनते हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड होता है और बाकी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, उस कंडीशन में बोलते हैं इसको कार्बिन बोलते हैं, जो कि यहाँ पे हाईली रिएक्टिव होती है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है। और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, 2 यहाँ और 2 यहाँ, कुल 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तब भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही तो कहेंगे इसको हम लोग। तो यहाँ पे डिफिनेशन क्या है, डाईवैलेंट कार्बन विथ 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम बोलते हैं कार्बिन। और यहाँ पे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स sp2 हाइब्रिडाइज मोर स्टेबल, और यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन जो है आपका sp हाइब्रिडाइज होता है। तो याद रखना इसको, दोनों बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में भी ऐसे ही होता है, नाइट्रोजन है और एक ही बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन हो और यहाँ पे इस तरह से बॉन्ड अगर होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 2 इस तरह से प्रेजेंट होता है, तो उसको हम नाइट्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रीन, जो कि ओके। तो यहाँ पे कैसे बनता है, एजाइड जो होता है यहाँ पे N3 होता है और इसका जब हीट करोगे, डिकम्पोज करोगे तो N2 निकल जाएगा और यहाँ पे आपको Rn का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे इसको बोलते हैं नाइट्रीन, जो कि एक इंटरमीडिएट स्पीसीज है। नाइट्रोजन स्पीसीज विथ 1 लोन पेयर 1 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन इस तरह से होता है, इस कंडीशन में होता है इस तरह से, तो हम इसको बोलते हैं नाइट्रीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रीन, जो कि रिएक्टिव स्पीसीज होती है और बहुत ही अनस्टेबल होती है। तो ऑल दीज आर द इंटरमीडिएट, क्या क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, कार्बिन, नाइट्रीन, फ्री रेडिकल, सब कैसा है, ये फ्री इंटरमीडिएट स्पीसीज है, जो कि रिएक्शन जब भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होती है इनका फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कार्बिन और नाइट्रीन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूट्रल होता है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये याद रखना है, यहाँ पूछ सकता है कि यहाँ पे जो नाइट्रोजन के जो पास नाइट्रोजन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना नाइट्रोजन के पास। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें तो कार्बोकैटायन में टर्शियरी हुआ इस वाला, अभी मैंने बताया आपको। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ें। अब यहाँ पे बच्चों हम आगे बढ़ते हैं, एसिडिटी और बेसिडिटी के बारे में बात करते हैं।
एसिडिटी क्या होती है, तो यहाँ पे अभी बताया मैंने कि एसिडिटी एंड बेसिस डिपेंड ऑन द इलेक्ट्रॉन डोनेशन एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉल, बिल्कुल सही बात है। और इफेक्ट द स्टेबिलिटी कंजुगेशन एसिड बेस, बिल्कुल फैक्टर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि एसिडिटी है क्या, देखिए एसिडिटी की बात करें अगर हम, तो यहाँ पे कोई भी कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड एसिडिक क्यों होगा, तो H+ अगर आसानी से निकाल देता है, दे देता है, तो उसको हम एसिडिक कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पे एसिडिटी अगर हम बात करें, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है यहाँ पे इस तरह से, और अगर हमारे पास मान लो कि सिंपल है यहाँ पे, अगर हम फिनॉल ले लें, ठीक है, फिनॉल ले लेते पहले, और यहाँ जो है रिएक्शन होती है जब, तो यहाँ पे प्लस और माइनस होता है, बॉन्ड में पोलैरिटी होती है, डायपोल मोमेंट होता है, और ये बॉन्ड है टूट जाता है, बॉन्ड टूट जाता है, और यहाँ पे जो बनता है माइनस बनता है और H+ बनता है। इसको हम कंजुगेट बेस बोलते हैं, इसको कंजुगेट एसिड बोलते हैं, ठीक है, कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड। अब होगा क्या कि अगर ये स्टेबल है, अगर ये स्टेबल है, नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकलाइज करेगा, डिफरेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, तब तो हम कह सकते हैं कि जब ये स्टेबल होगा तो H+ इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा और इक्विलिब्रियम पीछे शिफ्ट नहीं होगी, ठीक है। तो उस कंडीशन में H+ फ्री होगा, एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो अब इसको स्टेबलाइज करने के लिए कौन कौन से फैक्टर है, जो अगर मान लो कि नेगेटिव चार्ज यहाँ बन गया उसके ऊपर, तो इसको अगर कोई कम करे, यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो तो क्या करेगा इसको, अगर तो यह नेगेटिव चार्ज क्या हो, कम करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। लेकिन अगर इसी पे तुमने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगा दिया तो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसके ऊपर, और रिलीज करेगा तो क्या करेगा, इसकी स्टेबिलिटी घटा देगा। तो प्लस माइनस इफेक्ट या जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट हो या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हो, इफेक्ट डालेगा एसिडिटी के ऊपर, ओके। तो हम जब बोलेंगे एसिडिटी कब बढ़ेगी, जब स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। स्टेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ नहीं लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, जब भी इलेक्ट्रॉन इस पे रिंग पे अब लगाओगे उसकी स्टेबिलिटी उसकी बढ़ेगी, और स्टेबिलिटी बढ़ने का मतलब एसिडिटी उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है, देखो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी कार्बोक्सिलिक एसिड की होती है, फिर फिनॉल की, फिर अल्कोहल की, फिर वाटर की, फिर एल्काइन की, फिर एल्केन की। एल्केन की सबसे कम होती है। अभी ऑर्डर ऑफ एसिडिटी क्यों ऐसी होती है, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है कि यहाँ पे RCOH होता है, क्या होता है RCOH, और इसको अगर तोड़ोगे तो क्या बनेगा RCO, O- बनेगा, और यहाँ पे H+ बनेगा। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है इसके साथ डिलोकलाइज कर रहा है, और यहाँ पे RCO- और यहाँ पे O, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं RC इस तरह से, और यहाँ नेगेटिव चार्ज। कहने का हमारा मतलब है कि नेगेटिव चार्ज एक तो ऑक्सीजन बन रहा है, दूसरी बात है कि 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज कर रहा है, 2 ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो कंजुगेट बेस इसका है, इस चीज़ का जो कंजुगेट बेस, क्योंकि ये प्लस और M- है, टूटेगा, और यहाँ जो कंजुगेट बेस का फॉर्मेशन होगा बहुत ज़्यादा स्टेबल है, दैट्स वाई इसका जो एसिड है वो फ्री होगा, ये फ्री रहेगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक। फिनॉल की अल्कोहल में बात करें, दोनों अल्कोहल है, लेकिन यहाँ पे जो आपका जो फिनॉल होता है, फिनॉल में हम बता रखे हैं आपको कि OH है और यहाँ ROH है, और अगर इसको तोड़ोगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, O- मिलेगा, और यहाँ पे प्लस मिलेगा, और यहाँ तोड़ोगे ROH मिलेगा, यहाँ भी RO- और यहाँ पे H+ मिलेगा। नेगेटिव चार्ज यहाँ डिलोकलाइज करेगा, डिफरेंट रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाएगा, कंजुगेट बेस बहुत स्टेबल होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंजुगेट बेस स्टेबल अगर है तो यहाँ पे जो फिनॉल है उसका हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा कैसा है, एसिडिक है। तो ये एसिडिक ज़्यादा होता है, एसिडिक कम होता है, क्योंकि एल्कोऑक्साइड आयन जो कंजुगेट बेस है यहाँ पे ये स्टेबल नहीं होता है, स्टेबल नहीं होता है। तो ये हो गया। अब वाटर में एल्काइन और एल्केन में, तो कार्बन के पास जो एल्काइन होता है H होता है यहाँ पे एसिडिक इसलिए होता है कि जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा, अगर हम इसको तोड़ें, इसको अगर प्लस और यहाँ इसको माइनस करें, तो यहाँ पे जो नेगेटिव बन रहा है प्लस यहाँ जो H+ बन रहा है, ये स्टेबल है कंजुगेट, इसलिए कि नेगेटिव चार्ज उस कार्बन बन रहा है जो कि sp हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp, जो कि नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। लेकिन एल्कीन में या आपका एल्केन में ऐसी बात नहीं पाई जाएगी, इसलिए ऑर्डर ऑफ एसिडिटी यही होता है। और एक बात बता दें, इस पर अगर एसिडिक कैरेक्टर पे अगर प्लस आई इफेक्ट बढ़ाते हो, यहाँ पे कुछ एग्जांपल देखो दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दोगे, कोई भी कंपाउंड अगर होगा, अगर मान लो कि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पे COH है, और यहाँ पे अगर तुमने इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगा दिया और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ पे CO- है, मतलब
साथ में H था, तो कंजुगेट ये डोनेटिंग ग्रुप जो दोगे तो इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइजेशन को कम कर देगा, और कह सकते हैं कि जो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज नहीं करेगा, डिस्टेबलाइज करेगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, और यहाँ पर डीलोकलाइजेशन बहुत फास्ट होगा, और नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा। तो जब भी नेगेटिव चार्ज कंजुगेट बेस स्टेबलाइज होगा, उस कंडीशन में बेस एसिडिटी बढ़ेगी। एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। चलिए, तो ये बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे हम नाइट्रोजन का लेते हैं, अमोनिया ले लो पहले, तो यहाँ पे जो अमोनिया है यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आसानी से किसी को दे सकता है, उस कंडीशन में हम बोलते हैं NH4 का फॉर्मेशन हो गया अमोनियम आयन का। तो यहाँ पे जो भी आपको कंपाउंड होगा, एमीन होगा, एल्काइल अमीन होगा या एराइल अमीन होगा, जो भी है, आसानी से जो भी H+ को इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ लोन पेयर है, और जो भी H+ को आसानी से देगा उसको हम बोलेंगे RNH3+। इसको कॉन्जुगेट एसिड बोलेंगे, इसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। और जितना स्टेबल ये होगा उतना ही ज़्यादा रिएक्शन क्या होगी, जो फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी। स्टेबिलिटी कॉन्जुगेट एसिड की डिसाइड करेगा कि ये कितना बेसिक है, ज़्यादा स्टेबल है, ये बेसिक ज़्यादा होगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन पे अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर कितना है वही देखा जाएगा, उसके बेसिक कैरेक्टर वही होगा। तो अगर हम बात करें ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी इन गैसियस फेज, तो यहाँ पर टर्शियरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमीन होता है, और अमोनिया होता है। इसकी वजह क्या होता है, गैसियस फेज में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, सॉल्यूशन इफेक्ट नहीं है। उस कंडीशन में टर्शियरी जो है, जितना ही ज़्यादा नाइट्रोजन पे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप देंगे, उस कंडीशन पर लोन पेयर उतना ही ज़्यादा आपका आसानी से जो है अवेलेबल होगा, उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, और आसानी से H+ का रिएक्शन होगा, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। तो टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होता है यहाँ पे ड्यू टू द मोर प्लस आई इफेक्ट, जो यहाँ पे ग्रुप लगे होंगे वो प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे, देने वाला काम करेंगे। और ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी की बात करें एक्वस फेज में, जहाँ पे डिस्टर्बेंस होगा वहाँ पे हिंड्रेंस होगा, सॉल्वेशन इफेक्ट होगा, जो सेकेंडरी, प्राइमरी और टर्शियरी होगा। सेकेंडरी में ज़्यादा होगा, फिर प्राइमरी, फिर टर्शियरी, फिर अमोनिया में, ये ऑर्डर होता है। तो एरोमेटिक एमीन की बात करें तो यहाँ पे लेस बेसिक देन एलिफेटिक एमीन। अगर हम एलिफेटिक की बात करें ये है, और एरोमेटिक की बात करें तो इन दोनों में ज़्यादा बेसिक कौन होता है, बताओ ज़्यादा बेसिक कौन होता है? तो बोलेंगे कि एलिफेटिक जो है इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और यहाँ पे जो कार्बन है sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, मतलब लोन पेयर, और यहाँ जो लोन पेयर जुड़ा हुआ है यहाँ पे sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो sp2 कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और ये कार्बन जो है sp3 कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो लोन पेयर है, जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है, यहाँ पे ज़्यादा फ्री होगा देने के लिए किसी को, और यहाँ पे कम फ्री होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एल्काइल जो आपका है एरोमेटिक एमीन लेस बेसिक होता है देन एलिफेटिक एमीन ड्यू टू द रेजोनेंस भी कह सकते हैं। यहाँ पे इस बात को कह सकते हैं, देखिए अगर एरोमेटिक एमीन है यहाँ पे इस तरह से, तो इसके साथ जो डबल बॉन्ड यहाँ पे है डीलोकलाइज करेगा, और डीलोकलाइज करने की वजह से जो रिंग पे इलेक्ट्रॉन ऐसी चली जाएगी, इसका इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि अवेलेबिलिटी जो है लोन पेयर की खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी नाइट्रोजन के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बेसिसिटी इसकी कम हो जाएगी। लेकिन इस तरह की बात जो है आपको इसमें नहीं पाई जाएगी। एल्काइल एमीन में इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और यहाँ पे डीलोकलाइजेशन नाइट्रोजन का लोन पेयर का नहीं हो पाता है। तो आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इलेक्ट्रॉन हम विथड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे तो डिक्रीज करेगा बेसिसिटी, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन जो है अगर नाइट्रोजन के पास, अगर NH2 के पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप लगाएंगे तो यहाँ पे लोन पेयर की डेंसिटी बढ़ेगी, उस कंडीशन में बेसिसिटी बढ़ेगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे यहाँ पे NH2 के पास, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, यहाँ जो डेंसिटी होगी लोन पेयर की वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से उसकी बेसिसिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ें, चलो अब टेबल देख लो। ये पता है तुमको, टेबल बताया था अभी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक कार्बोक्सिल, फिनॉल, एल्कोहल, एल्काइन और एल्केन्स होगा। ये ऑर्डर आपको देखिए यहाँ पे इस तरह से अगर कंपाउंड दिया हुआ है कि एसिडिक, तो आपको सिंपल बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो गैसियस फेज में स्ट्रेंथ में सब बता रखा मैंने आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे नेक्स्ट जो पॉइंट है तो यहाँ पता होना चाहिए कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म होती है। यहाँ पे क्या होता है, कीटो फॉर्म होता है, इस तरह से होता है अगर, तो यहाँ पे जो H होता है इसके साथ रेजोनेंस में आता है, और यहाँ पे जो फॉर्मेशन करता है इस तरह से इक्विलिब्रियम में होता है, और यहाँ पे OH हो जाता है, यहाँ डबल बॉन्ड। इसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं, इसको हम कीटो फॉर्म बोलते हैं, इसको हम इनॉल फॉर्म बोलते हैं, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है इनका। ठीक है, इसको बोलते हैं कीटो इनॉल। इसकी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इस कार्बन पे जो हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इसको याद रखना है।
ठीक है। तो टाटोमेरेसिस क्या होता है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है बिटवीन टू आइसोमर्स टाटोमर्स दैट इंटर कन्वर्ट बाय द प्रोटॉन शिफ्ट। यहाँ पे प्रोटॉन जो शिफ्ट हो रहा है इसकी वजह से होता है। कीटो इनॉल डिफरेंस की बात करें, शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम डबल बॉन्ड बिटवीन द कीटो एंड इनॉल फॉर्म। ओके, कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म हाइड्रोजन शिफ्ट होता है बाय हेल्प डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे एसीटोन में आप कह सकते हैं, आप हो रहा है एग्जाम्पल में। तो इस तरह से आपको कीटो इनॉल टाटोमेरेसिस के बारे में पूछ सकता है। लेकिन कीटो फॉर्म इज यूजुअली मोर स्टेबल होता है एक्सेप्ट बीटा डाई कीटोन वेयर इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस तरह से अगर होता है, इस तरह से डाई कीटो कंपाउंड होता है, यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल होता है ये फॉर्म कीटो इनॉल फॉर्म। तो यहाँ इनॉल फॉर्म देखेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ जो हाइड्रोजन है यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। तो यहाँ पे शिफ्ट होता है और यहाँ पे अब बनाएगा, क्या बनाएगा, OH बना सकता है। और यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड और यहाँ पे O और यहाँ पे किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्या, देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस और यहाँ पे, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी इसकी बढ़ जाती है। एक कीटो फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है और ये आपको कीटो फॉर्म है। तो जनरली जो है कीटो फॉर्म जो है मोस्ट स्टेबल होती है। लेकिन यहाँ पे जो बीटा डाई कीटो कंपाउंड है अल्फा और यहाँ बीटा डाई कीटोस होते हुए इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, स्टेबलाइज बाई यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आगे बढ़े, चलो अब यहाँ बात करते हैं एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या होती है? तो रूल्स होते हैं कुछ एरोमेटिसिटी की। एरोमेटिक कंपाउंड्स और हाईली स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। हाईली एरोमेटिक कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का यहाँ होता है। और रूल्स की बात करें तो यहाँ पे प्लेनर स्ट्रक्चर, पहले जो रूल्स क्या है, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर एरोमेटिक शो कर रहा है तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर है आपको प्लेनर और साइक्लिक होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड को, प्लस प्लेनर होना चाहिए। मतलब एज रिंग जो होता है यहाँ पे ऑर्बिटल जो है, यहाँ पे सारे ऑर्बिटल एक ही प्लेन में होने चाहिए, तभी इनके बीच में पाई इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो पहली कंडीशन है कि साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन आप कह सकते हो कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। ईच एटम ऑफ द रिंग हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तभी एरोमेटिक हो सकता है। अलाउ p ऑर्बिटल्स ओवरलैप, मतलब कि अगर हम बोलें कि इस तरह से अगर बेंजीन का स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। देखिए बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है, इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं खड़े इसके, ठीक है, खड़े होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, तो इसके साथ ओवरलैपिंग होती है, इसके साथ ओवरलैपिंग होती है और यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे ये ऑर्बिटल इसके साथ बना रहा है, इसके साथ ही बना सकता है बॉन्ड। तो यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन होता है क्लोज रिंग के अंदर। और यहाँ पे हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जो सिस्टम है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर डीलोकलाइज हो रहा है, जहाँ n की वैल्यू 0, 1, 3 भी है, उसको बोलते हैं हकल रूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हकल रूल बोलते हैं। और एक बात और है कि फुल्ली कंजुगेटेड होता है, एवरी एटम्स इन द रिंग हैज p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे सिंपल है, देखो बेंजीन एरोमेटिक स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कंजुगेशन में होता है। और यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन अगर हम बात करें तो यहाँ बराबर कितना हो जाएगा, कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और यहाँ पे n बराबर कितना, 1 आएगा। तो मतलब ये हकल रूल को फॉलो कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये साइक्लिक है, ओके। और तीसरी बात है कि ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, सारे एटम्स यहाँ पे कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, जो कि इसको एरोमेटिक बनाएगा। क्या बनाएगा? एरोमेटिक बनाएगा। बस समझ रही? तो ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल करेगा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो ये उसको हम एरोमेटिक बोल सकते हैं, जो कि स्पेशल यहाँ पे स्टेबिलिटी यहाँ आती है ड्यू टू कंजुगेशन इन द क्लोज रिंग। और इस वजह से तो एग्जाम्पल में एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, पायरॉल भी होता है, फ्यूरॉन भी होता है, सारे हेट्रो। यहाँ पे अगर हम बात करें, इसकी बात करें लो, तो बेंजीन तो आपको पता ही है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। साथ में यहाँ पे इस तरह से जो कंपाउंड्स होते हैं इनको भी एरोमेटिक बोलते हैं, या इनको भी एरोमेटिक बोलते हैं, ठीक है, इनको भी एरोमेटिक बोलते हैं। यहाँ नाइट्रोजन है, डबल बॉन्ड डबल, इसको भी एरोमेटिक बोलेंगे। तो ये सारे कंपाउंड एरोमेटिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पहला साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 है, प्लस क्या फॉलो कर रहा है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मस्ट बी डीलोकलाइज इन क्लोज रिंग। तो ये सारे अगर कंडीशन फॉलो होगा तो स्ट्रक्चर आपका एरोमेटिक होगा। तो यहाँ एरोमेटिक है, यहाँ नाइट्रोजन का लोन पे डीलोकलाइज कर रहा है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है क्लोज रिंग में, और हर एटम रिंग के अंदर sp2 हाइब्रिडाइज है। यहाँ भी लोन पे डीलोकलाइज कर रहा है तो यहाँ पे 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, क्लोज रिंग है, और यहाँ पे सारे रूल्स को फॉलो कर रहा है, तो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंटी एरोमेटिक किसे बोलते हैं? तो एंटी एरोमेटिक बोलते हैं उसको जहाँ पे, देखिए एक बात समझ लीजिए,
अगर आपको यहाँ पे एरोमेटिक की बात करें तो यहाँ पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर डीलोकलाइज हो रहा है क्लोज रिंग के अंदर तो उसको हम एरोमेटिक बोलेंगे। लेकिन अगर एंटी 4n सिस्टम अगर डीलोकलाइज हो रहा है क्लोज रिंग के अंदर तो उसको हम एंटी एरोमेटिक क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक। जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर एक दिया हुआ है तो इसको बताओ क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे कुल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, पहला कंडीशन साइक्लिक, दूसरी कंडीशन sp2 प्लेनर, तभी तो डीलोकलाइजेशन हो पाएगा, प्लेनर होगा तो ठीक है, हो रहा है, कंजुगेशन में है फुल्ली। और तीसरी कंडीशन है कि 4n+ अगर सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अगर डीलोकलाइज हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एंटी। अगर यहाँ पे देखें तो 4n सिस्टम डीलोकलाइज हो रहा है, n बराबर कितना 1 आया, तो यहाँ हम इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। कैसा है, एंटी एरोमेटिक है। लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है नेगेटिव चार्ज और डबल बॉन्ड है, इसको हम बोलेंगे क्या, एरोमेटिक बोलेंगे। क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसके साथ डीलोकलाइज हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ में। तो यहाँ पे जो रिंग है साइक्लिक है। दूसरा, हर एटम sp2 है। तीसरी क्या बात है कि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है रिंग के अंदर। तो 4 जो यहाँ पे जो रूल्स फॉलो हो रहा है, हकल्स रूल फॉलो, 4n+2 जो पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकलाइज कर n बराबर कितना 1 आया, इसका मतलब ये कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। कैसा होगा, एरोमेटिक होगा। तो अगर एरोमेटिक होगा तो वहाँ 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डीलोकलाइज करेगा। अगर एंटी एरोमेटिक है तो वहाँ पे 4n सिस्टम पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करेगा। अगर इन दोनों में से कोई बात नहीं हो रही, डीलोकलाइजेशन ही नहीं हो रहा है किसी वजह से, तो वहाँ पे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर को नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप एग्जांपल ले लेते हो, यहाँ पे एक एग्जांपल जो होता है, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पे अगर देखें टोटल नंबर ऑफ 8 डबल कंजुगेशन में है, तो आप बोलोगे भाई सत्व एरोमेटिक यहाँ पे कितने हो जाएंगे पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 8 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम वगैरह कितना 8, तो 4n बराबर कितना हो जाएगा 6 और n बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6/4, मतलब कि एरोमेटिक नहीं एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 4n सिस्टम है, 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहाँ पे घूम रहा है, तो यहाँ पे एंटी एरोमेटिक कहना चाहिए इसको। लेकिन ये नॉन एरोमेटिक होता है। कैसा होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। ऐसा क्यों बताओ, ऐसा क्यों बच्चों बताओ, नॉन एरोमेटिक क्यों होता है? इसलिए होता है कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कंप्लीट नहीं हो पाता है, कंप्लीट नहीं हो पाता है डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं नॉन एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस तरह से होता है, टब शेप होता है इस तरह। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे है तो इनके बीच में ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, और यहाँ ऑर्बिटल ऐसे खड़े हैं और यहाँ पे ऐसे हैं, तो इनके बीच में तो बॉन्ड बन गया, इनके बीच में बॉन्ड नहीं बनेगा। और बॉन्ड नहीं बनने का मतलब यहाँ भी बन जाएगा, यहाँ भी बन जाएगा, लेकिन कंप्लीट यहाँ पे डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का नहीं होगा। यहाँ ड्यू टू द जो ऑर्बिटल्स है रिंग के अंदर वो प्लेनर नहीं है, जिसकी वजह से डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है पाई इलेक्ट्रॉन का। हम इसको कह सकते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलेंगे। चलो, तो ये बात याद रखना, ये की पॉइंट्स यही है। देखो अभी बताया मैंने कि यहाँ पे जो बात है कि अगर कीटो फॉर्म तो होता ही ज़्यादा, हकल्स रूल फॉलो करता है, उसको एरोमेटिक से बोलेंगे। एंटी एरोमेटिक स्ट्रक्चर अनस्टेबल होता है, स्टेबल नहीं होता है। ठीक है, एज कम्पेयर टू एरोमेटिक स्ट्रक्चर। चलिए, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं SN1 टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, SN1 SN2, यहाँ पता है यूनिमॉलिक्यूलर बायोमॉलिक्यूलर होता है। अगर आपका रिएक्शन जब होती है RX के साथ में न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती है, क्योंकि यहाँ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, और क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन हो रही है इसको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे X- बाहर निकलता है और न्यूक्लियोफाइल उसकी जगह पाया जाता है, तो RNU आ गया और X- बाहर चला गया, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे दो तरह की मैकेनिज्म हो सकती है, SN1 हो सकती है और SN2 हो सकती है। अगर हमने कहा कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है, देखिए SN1 में क्या होता है, SN2 में क्या होता है, डिफरेंस यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि यहाँ पे डिपेंड ओनली ऑन द सबस्ट्रेट का फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म होती है, और यहाँ पे सिर्फ एल्काइल हैलाइड के ऊपर जो है रिएक्शन करने डिपेंड करता है। मैकेनिज्म की बात करें, 2 स्टेप थ्रू कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। पहले क्या होता है कि यहाँ पे बॉन्ड टूट जाता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद जो है आपको जो न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करता है, और इस तरह से 1 स्टेप हो गया और यहाँ पे 2nd स्टेप हो गया।
उसको बोलते हैं 2 स्टेप में होगा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, और वाया कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनता है। बिल्कुल रिएक्टिविटी की बात करें, कार्बोकेटायन बनेगा तो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी यही ऑर्डर होगा, बाकी कोई ऑर्डर नहीं, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटायन टर्शियरी होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल जो आपका ब्रोमाइड है, यहाँ पे इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस कंडीशन में OH के साथ रिएक्शन होगी तो आपका क्या होगा, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ जो Br होगा पहले टूटेगा Br माइनस, और यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा जो कि टर्शियरी होगा और स्टेबल होगा। इसके ऊपर जो है Br माइनस जो है अटैक आपको OH माइनस अटैक करेगा और यहाँ पे अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। किसका होगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन। यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, रेसिमाइजेशन होता है ड्यू टू कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। रेसिमाइजेशन का मतलब क्या है, जो कार्बोकेटायन का जब फॉर्मेशन होगा तो जो बेस होगा ऊपर से भी न्यूक्लियोफाइल आ सकता है और नीचे से भी आएगा, उस कंडीशन में जो प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से बनेगा। अगर एक कायरल सेंटर है, अगर यहाँ ABCD है, उस कंडीशन में मिरर इमेज होगा और यहाँ R हो प्लस होगा तो ये माइनस होगा, ये माइनस होगा तो ये प्लस होगा। उस कंडीशन में ऑप्टिकल रोटेशन इन दोनों की बात करें तो उस कंडीशन में रेसिमिक मिक्सचर होगा। क्या होगा, रेसिमिक या रेसिमाइजेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन भी बोलते हैं इसको। रेसिमाइजेशन ड्यू टू द कार्बोकेटायन। ऑप्टिकल रोटेशन टोटल 0 होगा, लेकिन यहाँ पे DL मिक्सचर बनता है। यहाँ पे DL कह सकते हैं, RS कह सकते हो, या यहाँ प्लस माइनस कह सकते हो। ठीक है, सारी बातें कह सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए अब अगर हम यहाँ बात करते हैं SN2 की बात करें, ये बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म होती है। क्या होती है, बाई मॉलिक्यूलर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है जो कार्बन X है, यहाँ पे H है, यहाँ H है, यहाँ H है, यहाँ X है, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि पीछे से अटैक करता है। यहाँ से न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, उसके बाद डिकम्पोज करने के बाद यहाँ पे आपको न्यूक्लियोफाइल और यहाँ पे कार्बन इस तरह से। तो अगर हमने यहाँ पे डिफरेंट ले लिया, ABCD ले लिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन होता है, जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। स्टोइकोकेमिस्ट्री की बात करें, इन्वर्जन होता है, इसको मतलब वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। यहाँ पे अगर R कन्फिग्रेशन होगा यहाँ पे तो यहाँ S हो जाएगा, यहाँ S होगा तो यहाँ R हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो ये बात याद रखना। यहाँ पे SN2 इसलिए बोलते हैं, ये बाई मॉलिक्यूलर है और रेट जो है इन दोनों पे डिपेंड करेगा। रेट डिटरमिनिंग स्टेप जो कि बहुत रिएक्शन इनके बीच में स्लो होती है, रेट डिटरमिनिंग होती है, इसलिए बाई मॉलिक्यूलर इसको बोलते हैं। आगे बढ़े बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे E1 E2 की बात करते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है E1 होता है और E2 होता है, सेम उसी तरह होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मान लो कोई कंपाउंड है, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह से है, यहाँ पे H है, यहाँ पे Br है या कोई भी X है, बेस के साथ रिएक्शन होती है तो यहाँ पे क्या होता है, या जो भी है इन कंडीशन ऑफ बेस जो है, तो यहाँ पे ये दोनों निकल जाते हैं, ये दोनों निकल जाते हैं और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। दो मैकेनिज्म होती है, कार्बोकेटायन से और यहाँ पे टर्शियरी स्टेट से। तो यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब कार्बोकेटायन से फॉर्मेशन हुआ। अब ये फर्स्ट ऑर्डर मैकेनिज्म होगा और कार्बोकेटायन के कॉन्सेंट्रेशन में डिपेंड करेगा, मतलब जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस उसके डिपेंड करेगा। मैकेनिज्म का 2 स्टेप मैकेनिज्म होगी और यहाँ पे कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा। रिएक्टिविटी बिल्कुल जो है टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है, जैसे SN1 वैसे, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, वीक बेस होना चाहिए। और वहाँ कंडीशन क्या थी, वहाँ स्ट्रॉन्ग बेस था। तो वीक बेस की कंडीशन में आपको E1 मैकेनिज्म होगी और एलिमिनेशन रिएक्शन होगा पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि कार्बोकेटायन का जब फॉर्मेशन होगा तो वहाँ पे पोलर सॉल्वेंट क्योंकि स्टेबलाइज करेगा उसको। ओके, हाई टेम्परेचर पे होता है। तो एग्जाम्पल में आपको इस तरह से कर सकते हैं कि जब भी आपको इस तरह से होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में पहले क्या होगा, अगर यहाँ पे X है तो ये बॉन्ड टूटेगा और उस कंडीशन में कार्बन के साथ फॉर्मेशन होगा। उसके बाद जो हाइड्रोजन यहाँ पे है ये निकलेगा, जो कि फास्ट स्टेप होगा, तो यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपको जो ये स्लो होगा और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होगा। रेट इसी पे डिपेंड करेगा, इसलिए हम कह सकते हैं E1 बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, E1, ठीक है। और यहाँ पे E2 का मतलब है कि जो रेट दोनों पे डिपेंड करे, बाई मॉलिक्यूलर होता है और ये रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। इस तरह से मैकेनिज्म होती है। अगर इस तरह से मैकेनिज्म होती है, ऐसे H यहाँ है और यहाँ पे X है, बेस यहाँ पे लिया इसको और यहाँ आया और ये साथ निकल रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है, आपको ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है और फाइनल जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता है और जिसमें इसके और इसके दोनों पे कॉन्सेप्ट डिपेंड करेगा, इसको E2 मैकेनिज्म बोलते हैं। और यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। किसका, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अब इस कंडीशन में स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, एंटी पेरीप्लेनर ज्योमेट्री, मतलब ये दोनों इस बॉन्ड के रिस्पेक्ट में एक ऐसे होना चाहिए, दूसरा इस तरह से हो, एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए। एक ही प्लेन में होना चाहिए लेकिन दूसरे एक दूसरे के एंटी होना चाहिए। अगर ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे X और Y,
तो यहाँ पे बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट होने चाहिए लेकिन एक ही प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, याद रहेगा। तो यहाँ पे SN1 की बात करें, E1 की बात करें तो बोथ फॉर्म कार्बोकैटायन बट वीक बेस फेवर SN1। डिफरेंस कैसे करना है, दोनों में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस कब होगी, जब आपका बेस आपका कैसा होगा, वीक बेस फेवर SN1 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस फेवर E1 मैकेनिज्म। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बल्कि बेस फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ लोग बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन की बात करें तो जब भी यहाँ पे एल्कीन की बात करते हैं, टू मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मतलब है जब इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है, एल्कीन है या एल्काइन है, इनके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अगर ऐड होता है तो इनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो यहाँ पे रिएक्शन जो है आपको इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो एल्कीन भी देता है और एल्काइन भी देता है। जैसे यहाँ पे HBr का एडिशन करा रहे हो, तो अगर यहाँ पे HBr का एडिशन कराते हो तो क्या होता है, यहाँ H जुड़ गया और यहाँ Br जुड़ गया। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शन जो हुई है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, जब न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा, जैसे कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे CO है, यहाँ H है और यहाँ पे CH3 है, तो HCN का अगर एडिशन कराओगे, ये माइनस और ये प्लस, तो यहाँ ये जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे H चला जाएगा और CN पे इस तरह से। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुआ है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या बोलते हैं इसको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो ये दोनों एडिशन रिएक्शन है, चाहे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हुआ है, तो इसको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब एक बात और है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन भी होती है जब भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर अगर कार्बोकैटायन बन गया, मान लो यहाँ पे जब रिएक्शन होती है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, यहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है जो कि इसकी जगह पर जा सकता है। यहाँ पे 1,2H माइनस शिफ्ट होता है, जो कि यहाँ पे स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करेगा। अब ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है जो स्टेबल नहीं है, और यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकैटायन जो कि स्टेबल है। तो उस कंडीशन में आपको रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है और फिर फाइनल आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो रीअरेंजमेंट होता है, हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मेथाइल शिफ्ट होता है, ये सारे जो रिएक्शन हैं सारी जो है पिनोकॉल पर रीअरेंजमेंट होती है, बैकमैन रीअरेंजमेंट होती है। तो यहाँ पे अगर हम बोले कि यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे H प्लस है, तो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लें, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट हो रहा है, आपको इतना काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिथाइल शिफ्ट भी हो सकता है, हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। आइसोमेरिज्म की बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो दो तरह के आइसोमेरिज्म होती है। एक आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं, और यहाँ पे अगर बात करें डिफरेंट का मतलब कि जो दो आइसोमर्स हैविंग सेम मार्को फार्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर में जो कनेक्टिविटी का डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, तो ये बात याद रखना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि चेन आइसोमर्स है, मतलब अगर दो चेन में डिफरेंस है, कार्बन अगर 4 है और चेन में डिफरेंस 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3 कार्बन है और यहाँ पे 1 2 3 लंबी चेन 4 की, यहाँ 3 की, तो चेन में डिफरेंस होने के बाद आइसोमर चेन आइसोमर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, यहाँ पे चेन आइसोमर्स होंगे, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे दोनों चेन में डिफरेंस होगा। पोजीशन का मतलब फंक्शनल ग्रुप अगर है डिफरेंट पोजीशन पे अगर है, ये अगर चेन है इस तरह से है, अगर यहाँ OH है और यहाँ पे OH है, अगर यहाँ पे है, तो यहाँ पे दोनों में अगर देखें 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5 और यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, फ़र्क किसका है, यहाँ आप कह सकते हो कि पोजीशन में फ़र्क है। यहाँ पे 1 प्रोपेनॉल है, 2 प्रोपेनॉल है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जब फंक्शनल ग्रुप के जो पोजीशन में डिफरेंस होगा उसको हम बोलते हैं पोजिशनल आइसोमर। क्या बोलते हैं उसको, पोजिशनल आइसोमर बोलते हैं। बात समझ आ रही है यार। आप देखो एक फंक्शनल आइसोमर्स होता है, अगर हम बात करें कि ईथर की बात करें, इस तरह से ईथर है और एक आपका अल्कोहल है, इन दोनों में क्या फ़र्क है, सेम फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे ईथर है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं, दो आइसोमर्स कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर। क्या बोलते हैं, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बोलते हैं। दीज आर 2 आइसोमर्स आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। अगर हम बोलते हैं यहाँ पे मेटामेरिज्म की बात करें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बताना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पे देखिए डिफरेंट एल्काइल ग्रुप होते हैं आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे, तो उस तरह के जो कंपाउंड्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए डाई इथाइल ईथर है, अगर यहाँ पे इस तरह से है, डाई इथाइल ईथर इस तरह से है, और आपका मिथाइल प्रोपाइल ईथर है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे अगर मिथाइल है
और यहाँ पे प्रोपाइल है, 3 कार्बन है, तो 1 2 3 और यहाँ पे मिथाइल। तो इन दोनों के बीच में अगर देखें तो इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं इनके बीच में, इनको बोलते हैं मेटामर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटामेरिज्म शो करता है। डिफरेंट एल्काइल ग्रुप ऑन आइदर साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, 2 आइसोमर डाइफिनाइल ईथर या मिथाइल प्रोपाइल ईथर, इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू फॉर्म। टॉटोमेरिज्म किसे बोलते हैं पता है? जब कीटो इनॉल टॉटो में बताया मैंने कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ H है, इस तरह से कीटो इनॉल टॉटोमेराइजेशन होता है। इसको भी हम बोलते हैं कि टाइप ऑफ आइसोमर्स होता है, टॉटोमेरिज्म होती है। ठीक है, ये बात पता है। तो ये सारे जो आइसोमर्स थे ये आपके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स थे। अब हम बात करते हैं कि जो कुछ स्पेशल अरेंजमेंट में डिफरेंस होता है, इसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर। स्पेस में डिफरेंस होने की वजह से वहाँ कनेक्टिविटी में डिफरेंस था, यहाँ पे स्पेस में डिफरेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीरियो आइसोमर्स जो है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कनेक्टिविटी बट सेम कनेक्टिविटी बट डिफरेंट इन स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेस में डिफरेंस होने की वजह से दीज आर टू काइंड आइसोमर्स आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर। इसमें ज्योमेट्रिकल होता है, सिस ट्रांस होता है। क्या होता है? ज्योमेट्रिकल होता है और सिस ट्रांस। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर क्या होता है देख लो, क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर? क्या होता है? जब भी डबल बॉन्ड इस तरह से होता है, डबल बॉन्ड होता है इस तरह से, और दो ग्रुप यहाँ पे 2 है, ए बी है, यहाँ भी ए बी है, लेकिन डबल बॉन्ड के एक साइड में प्रेजेंट होते हैं सेम ग्रुप, तो उसको हम सिस बोलते हैं, सिस फॉर्म। और इसको बोलते हैं अगर ए है, यहाँ बी है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बी है और यहाँ ए है, ये डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में इसको हम ट्रांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांस बोलते हैं। सिस और ट्रांस आइसोमर ये आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं। अच्छा, एक बात और है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, यहाँ पे रोटेशन पॉसिबल नहीं है। कार्बन कार्बन बॉन्ड है, फ्री अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे तो फ्री रोटेशन पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे फ्री रोटेशन नहीं है। तो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म होता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर की जो वजह होती है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो, जो हम बात करते हैं Z और EZ की बात करें, तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और यहाँ पे मान लो तुम्हारे पास H है, यहाँ पे मान लो कोई बल, यहाँ इस तरह से डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तुम्हारे पास यहाँ पे I है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है और यहाँ पे आयोडीन मान लो है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नंबर देंगे, प्रायोरिटी देंगे, यहाँ 1 देंगे, यहाँ 2 देंगे, यहाँ पे हम 1 देंगे और यहाँ 2 देंगे। अब देखेंगे क्या, देखेंगे कि यहाँ पे 1 1 जो है आपका जस्ट आपका अपोजिट साइड में है, तो ये ट्रांस की तरह है, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे ई बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। ट्रांस वाले को ई बोलेंगे। लेकिन अगर जेड होता, अगर एक साइड में होता उसको जेड बोलते हैं, ई जेड इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इजेड का आइसोमर का मतलब बता दिया मैंने। ठीक है, क्या होता है। अब यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है? देखो, यहाँ पे जो भी कंपाउंड के पास कारा सेंटर होता है, ऐसा कार्बन या ऐसा सेंटर जहाँ पे सबसे जुड़ने वाले जो बॉन्ड है सब अलग अलग हैं, A B C D है, उस कंडीशन में इस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन बोलते हैं, या कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर बोल सकते हैं। तो इस तरह के कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है, या ऑप्टिकल जो रोटेशन शो करता है। क्या करता है? ऑप्टिकल रोटेशन। जो होता क्या है कि जो लाइट होती है उसका रोटेशन हर दिशा में वाइब्रेशन होता है, लेकिन जब इसको किसी पोलरीमीटर से पास किया जाता है तो उसका रोटेशन या वाइब्रेशन एक डायरेक्शन में हो जाता है। इसको किसी सोल्यूशन से पास करते, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये लाइट जो है रोटेट कर जाती है, आइदर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। उसी को रोटेशन को बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, इसको मेजर करते हैं पोलरीमीटर से। ठीक है, तो यहाँ पे मेजर करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट से। तो यहाँ पे जो करना क्या है, अब यहाँ पे 2 तरह के आइसोमर्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स विद नो प्लेन ऑफ सिमेट्री हैज कायरल सेंटर, एसिमेट्रिक कार्बन, तो हम उसको बोलते हैं और ऑप्टिकल रोटेशन शो करता है। इनोसिमर डायसोमर क्या होता है? तो नॉन सुपर जो इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं उनको इनोसिमर होते हैं। 2 ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर मतलब आइसोमर स्पेस आइसोमर A B C D है, और ये दोनों आपस में कैसे होंगे? मिरर इमेज होंगे। हम इसको B बना दे, C बना दे, A बना दे, इसको B बना दे, तो दीज 2 आइसोमर्स आर 1 2 आर इनोसिमर, क्योंकि 2 एक दूसरे के मिरर इमेज है। कैसे हैं? मिरर इमेज है, और मिरर इमेज होने की वजह से दीज 2 आइसोमर आर कॉल्ड एनेंटियोमर। लेकिन मिरर इमेज नहीं है। स्टीरियो आइसोमर्स दैट आर नॉट मिरर इमेज आर कॉल्ड डायस्ट्रोमर। ओके, तो एनेंटियोमर डायस्ट्रोमर क्या होती है बात पता होना चाहिए। RS कन्फिगरेशन क्या होता है? ए चैन इन गोल्ड पर लॉग जो रूल्स होता है, जिसमें हम असाइन करते हैं कार्बन के पास, अगर मान लीजिए कि डिफरेंट है, I है, हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है और यहाँ पे
क्लोरीन है, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, नंबर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, और यहाँ पे नंबर देने के बाद 1 दे दिया, उसके बाद इसको 2 दे दिया, इसको 3, इसको 4, तो 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे, 3 से 4 जाएंगे, और जो रोटेशन आएगा क्लॉकवाइज में तो हम उसको रेक्टस बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है तो यहाँ पे एस होता है। तो अगर हम देखें रोटेशन 1 से कहाँ जाएंगे, 2 इस तरह से, तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है रोटेशन। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कैसा है, ऐसे। इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे ऑप्टिकल रोटेशन शो करेंगे, वो यहाँ पे नेगेटिव रोटेशन शो करेंगे, नेगेटिव रोटेशन शो करने वाले हैं, ठीक है। डीएल फॉर्म का मतलब होता है कि OH ग्रुप अगर इस तरह से कोई कंपाउंड है, ग्लिसरॉल्डिहाइड होता है, यहाँ पे CHO होता है, OH होता है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्या होता है, इस तरह से ग्लिसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है, CHO होता है, CH2OH होता है, और यहाँ पे OH और यहाँ पे H होता है। और इसको इस तरह का जो पार्ट जो देखा गया इसके अंदर, तो बाकी जो कंपाउंड के अंदर भी यहाँ पे रोटेशन जो था, यहाँ प्लस रोटेशन था, लेकिन इस तरह के जो कंपाउंड थे OH, CH2OH और यहाँ पे H और यहाँ पे COH, यहाँ पे जो रोटेशन था, यहाँ पे रोटेशन आपको माइनस साइड में था, इसको हम L बोल दिए थे, इसको हम D बोल दिए थे, क्योंकि इस तरह कंपाउंड प्लस रोटेशन और नेगेटिव रोटेशन शो करता था। तो बाकी जो कंपाउंड में इस तरह कन्फिग्रेशन अगर पाया जाता है तो उनको भी हम DL नॉमेनक्लेचर से असाइन करते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है, गलत है, एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन नहीं है। यहाँ RS जो कन्फिग्रेशन है एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है, और यहाँ DL क्या है, यहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है, बस एक नॉमेनक्लेचर है, ठीक है। डेक्स्ट्रो का मतलब है कि रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और लीवो का मतलब नेगेटिव रोटेशन अगर होता है तब, ठीक है जी। चलिए, इतनी बातें समझ में आई, और सारी बातें चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए। इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैचिंग करना है आपको। आइसोमेरिक पेयर दिया हुआ, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिया, अभी बताया मैंने कि डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोमर्स होते हैं, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर, ऑल काइंड ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हम कह सकते हैं इनको। इनमें मैच करना है कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपस में किस तरह के आइसोमर्स हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही जो है प्रोपेन एमीन एंड एन मिथाइल एमीन। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो नेक्स्ट देखिए, हेक्सेन 2 ओन एंड 3 ओन, तो इसका मतलब है कि कीटोन के रिस्पेक्ट में यहाँ पे अल्काइल सब्स्टिट्यूट में डिफरेंस है दो स्ट्रक्चर में, इसके हम बोलते हैं दैट काइंड ऑफ आइसोमर्स मेटामर्स होते हैं। क्या होते हैं, मेटामर्स। अभी बताया मैंने कि जब भी इस तरह के आइसोमर्स होंगे जिसमें इस तरह से प्रेजेंट होंगे नंबर ऑफ कार्बन, तो यहाँ पे हेक्सेन 2 ओन है, 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, और यहाँ पे आपको 3 ओन दिया हुआ है, 3 पे दिया हुआ है, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे एल्काइल सब्स्टिट्यूट डिफरेंट है, यहाँ पे क्या है, एल्काइल सब्स्टिट्यूट यहाँ डिफरेंट है इसके ग्रुप के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, और यहाँ पे देखें यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं, इनके बीच में जो आइसोमर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम बोलते हैं मेटामर्स होते हैं। कैसे होते हैं, मेटामर्स। जैसे इधर मान लो है इस तरह से है, और एक जगह आपको इधर इस तरह से है, तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें इस तरह से है और एक जगह आपको इस तरह से है, तो इन दोनों में फर्क क्या है कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में एल्काइल सब्स्टिट्यूट दोनों जगह अलग अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। दिस टू आर आइसोमर, नंबर ऑफ कार्बन सेम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन सेम, इसलिए इस तरह के आइसोमर्स को मेटामर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सी का फर्स्ट दिख रहा है, क्या दिख रहा है, बी का फर्स्ट दिख रहा है, बी का फर्स्ट यहाँ पे नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ आंसर है। तो आप कह सकते हो आंसर इसका सही क्या होगा, इसका आंसर क्या सही होगा आपको पता चल गया। तो यहाँ देख सकते हो कि दीज आर द ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो ऑर्थो और पैरा फिनॉल की बात करें तो यहाँ पे OH है और यहाँ पे OH है, और नाइट्रोफिनॉल कहाँ पे, ऑर्थो पोजीशन पे यहाँ पे NO है, और यहाँ भी क्या है आपको NO है। इनके बीच में किस तरह के आइसोमर्स होंगे, तो पोजीशन में फ़र्क है। क्या है, पोजीशन में फ़र्क है, तो हम कह सकते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पोजिशनल आइसोमर। तो डी का सेकंड हो जाएगा, डी का सेकंड। तो आंसर यहीं पे है, बाकी आप सही आंसर यही होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बताना आपको व्हाट विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्जुगेट बेस, व्हाट विल बी द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस, तो यहाँ पे आपको पता है कि जो कॉन्जुगेट बेस होता है तो जो नेगेटिव चार्ज होता है अगर डीलोकलाइज नहीं हो पा रहा है तो वहाँ पे हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक नेचर होगा यहाँ पे। तो बेसिक स्ट्रेंथ फॉर द फॉलोइंग कॉन्जुगेट बेस, तो ज़्यादा किसका होगा, तो यहाँ पे अगर R O माइनस में सारे ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे जो एल्काइल सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है सबसे ज़्यादा जो है वो स्टेबल होगा, बेसिक नेचर का होगा। तो ये हम कह सकते हैं कि ये आंसर में दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे। और उसके बाद हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, उसके बाद आपका, क्योंकि यहाँ पे इसलिए नहीं होगा क्योंकि 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव डीलोकलाइज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। तो आपको ऐसा ऑप्शन नहीं होगा, आपको यही आंसर होगा इसका।
चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी पूछा है, कार्बन आयन है। तो नेगेटिव चार्ज जब भी होता है वहाँ पे देखना यह होता है कि भाई अगर नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज कर रहा है, उस कंडीशन में डिस्पर्स हो रहा है तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी उसकी। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है जो यहाँ भी डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। तो इन दो स्ट्रक्चर में आप कह सकते हो सबसे स्टेबल होगा बाकी इन दोनों स्ट्रक्चर में। तो आप बताओ यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल को, यहाँ पे अगर देखो नेगेटिव चार्ज और यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ डिलोकलाइज जो लोन पे कर रहा है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाएगा। और एरोमेटिक कैरेक्टर जो होता है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आता है ड्यू टू द कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन द क्लोज रिंग, जिसकी वजह से सबसे स्टेबल ही होगा डी। तो डी सबसे स्टेबल होगा, उसके बाद ए होगा। और यहाँ पे 5 मेंबर और 6 मेंबर रिंग है तो यहाँ 5 मेंबर स्ट्रेन कम होता है तो यहाँ पे सी हो जाएगा, फिर उसके बाद ए हो जाएगा, ए ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन हो जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं डी सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे, और यहाँ भी दिया है तो डी, उसके बाद ए, उसके बाद सी। तो ये आंसर आपका डी सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे बच्चों, तो इसलिए आपको ध्यान से क्वेश्चन देखना है। सब जेई में पूछा गया क्वेश्चन हम लगा रहे हैं आपसे कि आपको यहाँ दिया है कि करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब कि इनमें जो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग क्या होता है, ये हमेशा इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करता है और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस देता है। और इस यहाँ पे H निकल जाता है इस रिंग से और यहाँ पे सब्सटेंस रिएक्शन होता है। तो ऑर्डर जो होगा इसका इलेक्ट्रोफिलिक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो जो रिंग पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी, ये रिच है, जितना ज़्यादा रिच होगी उतना ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिएक्शन फास्ट होगा। तो यहाँ पे देखो लोन पेयर है जो कि दे रहा है रिंग को, और यहाँ भी सी प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा होगा। CF3 खींच रहा है, माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, और यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं है। तो सबसे ज़्यादा आपका थर्ड होगा। थर्ड कहाँ पे है आपको देखिए, यहाँ पे सबसे कम फोर्थ होगा, फोर्थ यहाँ पे देखिए दिया आंसर में। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। आपको एक अगर आंसर आ रहा है तो बाकी ऑप्शन को आप जोड़ सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर होगा सबसे ज़्यादा पहले इसमें होगा, उसके बाद इसमें होगा, फिर इसमें होगा, फिर इसमें होगा। ऑर्डर ऑफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है प्लस एम इफेक्ट के थ्रू, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्टेबिलिटी जो होगी यहाँ पे, जो भी इंटरमीडिएट बनेगा ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और करिए। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि शेप बताया कार्बोकैटायन का, तो कार्बोकैटायन का जो शेप होता है, कार्बोकैटायन का जो शेप कैसा होता है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ एक बॉन्ड है, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड है, तो इसका निम्न sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है, क्या है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है। कितना होता है, 120। ट्रायंगुलर प्लेनर होता है, कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। कैसा होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है सही ऑर्डर जो है आपको बताना है, किसका रेजोनेंस का ऑर्डर बताना है। तो देखो कभी भी रेजोनेंस जो होगा यहाँ पे इस तरह से होता है, यहाँ पे इस तरह से होता है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सबसे जो स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, यहाँ स्टेबल होगा। और थर्ड वन इज मोर स्टेबल। उसके बाद आपको इस तरह से जो प्लस होगा, माइनस होगा, सेकेंड होगा, उसके बाद आपका जो है फर्स्ट होगा, जो कि ये ऑर्डर होगा। देखिए कहाँ पे है, थर्ड जो है आपको सेकंड और फर्स्ट ऑर्डर दिया हुआ है। मेंस में पूछा गया 2024 में, जो कि अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे न्यूट्रल जो मॉलिक्यूल्स होता है, इसमें कंजुगेशन प्रेजेंट होता है, वो ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन जब यहाँ पे प्लस माइनस जो उस कंडीशन में स्टेबिलिटी थोड़ा घट जाएगी, तो ये स्ट्रक्चर सबसे स्टेबल होता है। ठीक है, यहाँ बताना है कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी। तो आपको पता है कि जो कार्बोकैटायन टर्शियरी होता है ज़्यादा स्टेबल होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी। और अगर आपका एल्काइल कार्बोकैटायन है या आपका बेंजाइल कार्बोकैटायन है, इस तरह से है, तो उस कंडीशन में अगर आपके पास बेंजाइल है, ये है, बेंजीन के साथ अगर कार्बन लगा हुआ है इस तरह से, तो ये सारे स्टेबल हो, सबसे स्टेबल होगा। इसके बाद ये होगा, उसके बाद आपका सेकंड टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी होगा, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे देखिए टर्शियरी कहाँ, यहाँ पे है, उसके बाद सेकेंडरी है, उसके बाद प्राइमरी है। तो यही ऑर्डर होगा जो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा कार्बोकैटायन का, जो कि इंटरमीडिएट बनता है। तो आंसर आपका ये होगा। 2024 में मेंस में ये पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन है कि हाँ और दिया हुआ है, इसमें पूछा गया है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी, मतलब H माइनस की हाइड्राइड। ओके, तो यहाँ पे जो हाइड्राइड कोई भी न्यूक्लियोफिलिक पार्ट होगा, इसके प्रति जो है कहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी, कार्बोकैटायन के प्रति। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ फास्ट होगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा, कहाँ पे रिएक्शन फास्ट होगी। तो देख सकते हैं कार्बोकैटायन जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, रिएक्शन उतना ही फास्ट होगी। तो ये कार्बोकैटायन सबसे स्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पे रिंग जो है, जो ये रिंग है बहुत स्ट्रेन होती है, तो ये ओपन हो जाती है और ये डबल बॉन्ड की तरह काम करता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर ये होगा। तो यहाँ पे डी होगा, फिर ये होगा, उसके बाद आपका ये होगा, उसके बाद आपका ए होगा। तो सबसे कम क्या होगा, ए होगा। तो करेक्ट चूज द आंसर द ऑप्शन गिवन में सबसे ज़्यादा डी होगा। डी कहाँ है, डी नहीं है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्राइड एफिनिटी फॉर अ कार्बोकैटायन, तो सबसे ज़्यादा किसमें होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे किसमें होगा, बी में होगा।
किस में होगा, सी में होगा, डी में होगा और या ए में होगा। तो कंजुगेशन कहाँ पे है बोलिए। अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे जो आंसर करना है डिक्रीजिंग और हायर एफिनिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकैटायन है, यहाँ पे रेजोनेंस है, यहाँ भी रेजोनेंस है कार्बोकैटायन के साथ, फिनाइल के साथ, यहाँ भी है। तो चूज करेक्ट आंसर फॉर द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको बताना है H माइनस के प्रति जो एफिनिटी होगी, हाइड्राइड एफिनिटी, H माइनस से एफिनिटी। तो आप देखिए जो स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो जो है इस एक्शन को फेवर नहीं करेगा, तो आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं, सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, सी नहीं, ए है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। उसके बाद आपका चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पे आप देखिए आंसर, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है 145 का, यहाँ पूछा भी फॉलोइंग हाईली एसिडिक, एसिडिक ज़्यादा सबसे कौन है, तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे जो H है वो यहाँ भी H है और ये डिलोकलाइज करेगा, ये डिलोकलाइज करेगा, तो एसिडिक तो नहीं है। लेकिन देखना है कि जो यहाँ जो हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, इसके साथ भी डिलोकलाइज करेगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जब H+ निकलेगा यहाँ से, और H+ निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज यहाँ बनेगा वो इसके साथ भी रेजोनेंस करेगा और इसके साथ भी डिलोकलाइज करेगा। तो कंजुगेट जो बेस है इस हाइड्रोजन का मोर स्टेबल है। बाकी किसी में इस तरह की बात नहीं, यहाँ भी तो हो रहा है लेकिन ज़्यादा स्टेबल नहीं, यहाँ भी हो रहा है लेकिन स्टेबल। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज 2 कार्बोनिल ग्रुप पे डिलोकलाइज हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ स्टेबल ज़्यादा होगा स्ट्रक्चर। तो डी का जो है आपका सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा ड्यू टू मोर स्टेबल कंजुगेट बेस स्ट्रक्चर। यहाँ पे क्वेश्चन है, पूछा गया है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ, यहाँ पे OH माइनस लेगा तो क्या बनेगा भाई, बेस है, यहाँ पे O माइनस हो जाएगा और यहाँ पे O माइनस हो जाएगा, डबल बॉन्ड। और इस तरह से आपको देखिए अब यहाँ पे बन गया, इस आपको सॉल्ट बन गया, यहाँ बन गया। अब यहाँ कंपाउंड बी एरोमेटिक, एरोमेटिक है क्या, बिल्कुल एरोमेटिक है। बॉन्ड तोड़ दीजिए, पोलैरिटी है, बॉन्ड पोलैरिटी है और बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ क्या बनेगा, इस तरह से आपको 4 मेंबर्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज बन प्लस और प्लस, और ये आपको इस तरह से। तो ये जो पार्ट है इस तरह के पार्ट को बोलते हैं एरोमेटिक होता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे हमने कल बताया था, आपको लेक्चर में बताया है पीछे, कि जो इस कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लिक है पहली बात, और यहाँ पे प्लेनर है, ईच एटम एंड रिंग हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तीसरी बात है कि ये जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिलोकलाइज, A4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम डिलोकलाइज हो रहा है, यहाँ n बराबर 0 है। तो स्ट्रक्चर कैसा है, एरोमेटिक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो कंप्लीशन ऑफ वेबर रिएक्शन इज वेरी स्लो, और यहाँ पे बी एरोमेटिक है और ये टाटोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो कीटो इनॉल टाटो जब भी इस तरह से प्रेजेंट होगा इस तरह से, तो यहाँ पे कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म होगा। बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कंपाउंड बी आर फाउंड भी सेम, बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि यहाँ सेम। तो आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपका देखिए, आपका आंसर बी एरोमेटिक है, तो ये आपका बी आंसर यहाँ पे है और यहाँ पे है, और आपका CD, BCD हो जाएगा। तो यहाँ पे बी इज एरोमेटिक, ए एरोमेटिक है, और कंपाउंड कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन इज वेरी स्लो, ऐसा नहीं बहुत फास्ट रिएक्शन होगी। और बॉन्ड लेंथ ऑफ द कार्बन कंपाउंड आर फाउंड विद सेम, सही है। और ए शो टाटोमेरिज्म, तो यहाँ पे ACD हो जाएगा, ACD यहाँ आंसर है, तो आप लिख सकते हो इस तरह से आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें शो हो रहा है यहाँ पे। अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जो कंसेप्चुअल बेसिस पे होते हैं। यहाँ पे बताना है डायपोल मोमेंट के बारे में। क्या बताना है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड वन ऑफ द विद हाईएस्ट डायपोल मोमेंट का मतलब है कि जो बॉन्ड जो टूटेगा, जो बीच का जो बॉन्ड हमेशा तोड़ दो। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव और प्लस है, यहाँ भी तो आप प्लस और माइनस है, लेकिन ये जो है एरोमेटिक सिस्टम नहीं है। लेकिन यहाँ प्लस और माइनस करोगे तो ये वाला जो पार्ट होगा प्लस, और ये वाला पार्ट क्या होगा, आपको 4 मेंबर हो जाएगा। और उस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे जो पार्ट है ये माइनस होगा, जो कि एरोमेटिक होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये वाला पार्ट एरोमेटिक होगा, और यहाँ भी ये वाला पार्ट भी एरोमेटिक होगा। उस कंडीशन में इनके बीच में सेपरेशन बहुत ज़्यादा होगा, और उस कंडीशन में एरोमेटिक होंगे, प्लस डायपोल मोमेंट यहाँ पे ज़्यादा होगा। आगे बढ़ें, बाकी किस तरह के यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। कौन है, तो यहाँ पे देखिए लॉन्गेस्ट जो है यहाँ पे डिलोकलाइजेशन है। अगर देखें आप तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का डिलोकलाइजेशन यहाँ पे है यहाँ पे, और यहाँ पे जो CO है और यहाँ पे CH3 इस तरह से आपको, तो कंजुगेशन यहाँ ज़्यादा है, बाकी यहाँ पे कंजुगेशन नहीं है। तो इसकी वजह से स्टेबिलिटी यहाँ पे कार्बोकैटायन की ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू अलग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर होगा डी वाला। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया है आपसे कि अमंग द रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकैटायन बताना है कि यहाँ पे यहाँ सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ पे होगा, यहाँ पे रेजोनेंस होगा। उसके बाद कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा।
ओके, यहाँ पे होगा। उसके बाद कहाँ होगा, यहाँ भी, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करें, अमंग द गिवन स्पीसीज रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन कौन है, तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है कार्बोकेटायन के साथ में, तो वहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। तो हम कह सकते हैं ए और बी स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे डबल बॉन्ड इसके साथ डीलोकलाइज करेगा, तो बी और आपका ए, बी और ए देखें, ए और बी बस होगा जहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बाकी कहीं पे भी पॉसिबल नहीं है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन और है, यहाँ पूछा गया कि आपको द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट, तो वीक टू स्ट्रॉन्ग, तो यहाँ पे आपको पता है कि सबसे ज़्यादा जो है जो आपका बेसिक जो नेचर होगा किसका होगा, जो इलेक्ट्रॉन रेसिस के ज़्यादा होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे ज़्यादा होगा तो बेसिक ज़्यादा होगा। उसके बाद तो यहाँ पे हम कह सकते हैं फर्स्ट वन इज़ मोर बेसिक, तो यहाँ आंसर सिर्फ दिया हुआ है, बाकी कोई नहीं दिया हुआ है। यहाँ रेजोनेंस होगा, यहाँ पर रेजोनेंस होगा तो ये बेसिक तो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रेसिस अवेलेबल नहीं है। ओके, और ये कार्बन कैसा है, sp कार्बन है, sp कार्बन ज़्यादा नहीं होता है, sp3 कार्बन है, और ये आपका Cn है। तो आप फर्स्ट कह सकते हैं, फर्स्ट सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद फोर्थ होगा, उसके बाद आपका सेकेंड होगा, उसके बाद सेकेंड होगा, उसके बाद आपका थर्ड और फोर्थ होगा। तो आंसर आपका यही होगा, सबसे ज़्यादा आपका बेसिक नेचर जो होगा फर्स्ट वन होगा। इलेक्ट्रॉन देने की जो एबिलिटी है सबसे ज़्यादा उसी के अंदर होगी। यहाँ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेस रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक, तो यहाँ बताया मैंने कि लोन पे है डीलोकलाइज करेगा, एम इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से यहाँ फास्ट होगा, तो बी में सबसे फास्ट होगा, ये ऑर्डर आपको दिया हुआ। उसके बाद किस में होगा, सी में होगा, उसके बाद आपका ए में, क्योंकि ये यहाँ प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट का काम करता है, और यहाँ पे प्लस आर रेजोनेंस इफेक्ट होता है, लेकिन डोमिनेटिंग इफेक्ट नहीं हो पाता है क्योंकि माइनस इफेक्ट शो ज़्यादा करता है। तो इसलिए यहाँ पे आप बी कहोगे, सी कहोगे, फिर उसके बाद ए कहोगे, और ये तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो कि माइनस आर इफेक्ट का काम करता है, और जो कि रिंग को बहुत डिस्टेबलाइज करेगा फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिसेप्शन। तो यहाँ पे आंसर सही होगा, जो ये पूछा गया बच्चे, ये 19 में पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए एक क्वेश्चन और है, यहाँ पूछा गया है कि फास्ट कहाँ होगा, सिल्वर के साथ जब रिएक्शन होगी, तो पता है सिल्वर के साथ जब रिएक्शन होती है प्लस और Br माइनस की, तो बहुत फास्ट हो, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मेशन होता है, जो कि ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। सबसे ज़्यादा फास्ट कहाँ होगा, देखो अगर यहाँ निकालता है प्लस तो ये प्लस बनेगा, यहाँ प्लस निकालोगे माइनस निकालोगे, क्या निकालोगे, यहाँ माइनस निकालो, Br को निकाल दो, यहाँ प्लस बनेगा, यहाँ प्लस बनेगा, और यहाँ प्लस बनेगा, और यहाँ प्लस बनेगा। अब बताओ ज़्यादा स्टेबल, यहाँ पे देखो नाइट्रोजन है, यहाँ पे जो कार्बन लगा हुआ है, ये कार्बन कैसा है, कार्बन कैसा है, ये जो नाइट्रोजन है sp3 कार्बन लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है, स्टेबल नहीं होगा ज़्यादा। यहाँ पे जो नाइट्रोजन है रिंग से लगा हुआ है sp2 कार्बन से, स्टेबल नहीं होगा कार्बोटाइन। और यहाँ भी जो नाइट्रोजन लगा हुआ है sp2 कार्बन लगा हुआ है, स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा होगा, बी होगा, बाकी कोई नहीं होगा, बाकी कोई भी नहीं होने वाला है। चलिए, तो स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की उसमें ज़्यादा होगी। यहाँ पे दिया हुआ है कि द करेक्ट ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कोऑक्साइड आयन, तो एल्कोऑक्साइड की स्टेबिलिटी कहाँ पे है, देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ नाइट्रो ग्रुप के ऊपर भी यहाँ पे NO माइनस है, तो ये आपका कह सकते हो कि इस तरह से स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे होगा तो सिर्फ इस पे होगा, नाइट्रोजन पे, ऑक्सीजन पे का जो नेगेटिव चार्ज है नाइट्रोजन डिस्पर्स नहीं होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा, इसके ऊपर भी नाइट्रो जो है यहाँ पे O माइनस और यहाँ पे प्लस, तो इस तरह यहाँ भी डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो लॉन्गेस्ट एक तरह से कि ज़्यादा रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनता है और डिस्पर्सन ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ सी सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आंसर में सी दिया हुआ है। उसके बाद आप बताइए कहाँ होगा, उसके बाद आपका ऑक्सीजन का नेगेटिव डीलोकलाइज हो रहा है एटलीस्ट, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। तो सी और बी और ए कहाँ दिया हुआ देख लीजिए, सी बी ए, तो ए में आंसर दिया हुआ है यहाँ। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए एक क्वेश्चन और है जो जनरल केमिस्ट्री का बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बताना है। एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा कहाँ होगी, तो यहाँ पता है कि इलेक्ट्रॉन देने वाला काम करेगा, तो नेगेटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा। ओके, और यहाँ पे जो कार्बन है sp2 कार्बन, ठीक है, यहाँ भी कार्बन कैसा है, sp2 कार्बन है। तो यहाँ पे देखना गया है कि इसका मतलब इसकी जो है यहाँ पे ट्रिपल का बॉन्ड है जाके, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, सबसे ज़्यादा कौन होगा, फर्स्ट होगा, उसके बाद किस में होगा, सेकेंड में होगा, उसके बाद किस में होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा थर्ड में हो जाएगा, उसके बाद आपका फोर्थ में हो जाएगा। ये ऑर्डर कहाँ है, देखिए ये ऑर्डर आपको मिलेगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट में मिलेगा, क्योंकि सब sp3 कार्बन से लगा हुआ है, sp कार्बन से, तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस होगा। और यहाँ जो कार्बन है नेगेटिव चार्ज, ये sp2 कार्बन है लेकिन डबल बॉन्ड है, यहाँ तो है डबल बॉन्ड लेकिन यहाँ डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिच बढ़ाएगा, तो इसका होगा, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे sp3 कार्बन है तो यहाँ देने वाला काम करेगा, तो यहाँ पे आप ऑर्डर यही होगा। ठीक है जी।
चलिए एक क्वेश्चन आया एडवांस में 19 में आया, एक क्वेश्चन यहाँ और है, पीके वैल्यू क्या होती है। जो पीके जो वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एसिडिटी की होती है। किसके होती है? एसिडिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो आप देख लीजिए सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा है, सबसे ज़्यादा एसिडिक आपको पता है कौन सा है, ये सबसे कम एसिडिक है क्योंकि इलेक्ट्रॉन देता है, तो पीके वैल्यू सबसे कम इसी की हो। एसिडिटी इसकी कम है तो पीके वैल्यू इसकी ज़्यादा होगी सबसे। तो यहाँ डी का सबसे ज़्यादा कहाँ दिया हुआ है? यहाँ दिया हुआ है, बाकी कहीं नहीं दिया हुआ। हाँ एक और दिया हुआ ऑप्शन डी, यहाँ दिया हुआ और यहाँ दिया हुआ, ये आंसर नहीं होगा। अब देखें सबसे कम जो है यहाँ पे सबसे कम है। और अगर हम फिनॉल की बात करें, फिनॉल की बात करें तो यहाँ पे दोनों एसिडिक ज़्यादा हैं, उसके बाद इसका नंबर आएगा पीके वैल्यू का, क्योंकि सबसे कम एसिडिक यही होगा, उसके बाद आपका ये होगा। तो हम कह सकते हैं कि ए, डी के बाद ए, डी के बाद ए कहाँ दिया है? डी के बाद ए दिया, डी के बाद ए दिया हुआ है, डी के बाद ए दिया हुआ है, सही है। सी होगा, उसके बाद ये आपको पता है पैरा है तो उसका बी होना चाहिए, तो ये आंसर होगा आपको क्या होगा? बी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा, अगर एसिडिटी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, उसके बाद ये होगा, उसके बाद आपका फिनॉल जो कि होगा, उसके बाद आपका ये होगा। तो सही ऑर्डर क्या है? आपको सी होगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस पे डिपेंड करेगा किसी भी एसिडिटी का। तो पीके वैल्यू जस्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द एसिडिटी। यहाँ एक क्वेश्चन और दिया है, विच आर द फॉलोइंग हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और प्लस चार्ज है, तो यहाँ पे पोलैरिटी होगी, यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस है। ये भी आपको एरोमेटिक नहीं होगा, ये भी एरोमेटिक नहीं होगा और यहाँ पे भी एरोमेटिक नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट वन इज मोर, यहाँ पे डायपोल मोमेंट यहाँ ज़्यादा होगा फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पे एरोमेटिक कैरेक्टर है और प्लस माइनस का सेपरेशन यहाँ पे ज़्यादा होगा। दैट्स वाई दिस विल बी मोर होना चाहिए। फर्स्ट वन इज करेक्ट आंसर मुझे लगता है। ठीक है, आपको पता नहीं क्या लगता है। लेकिन यहाँ एक क्वेश्चन और दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल क्या है? नेगेटिव चार्ज है और यहाँ जब भी इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होंगे CH3 होगा, CH3 होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। टर्शियरी या रेडिकल रेजोनेंस करे या आपको इस तरह से प्रेजेंट हो, जहाँ भी रेजोनेंस होगा, रेडिकल यहाँ पे प्रेजेंट है, अगर इस तरह से है तो यहाँ रेजोनेंस है, तो ये स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। क्या है? स्टेबिलिटी इसकी बढ़ेगी। डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, प्लस आई इफेक्ट शो करेगा। तो यहाँ देख लीजिए नंबर ऑफ का, यहाँ पीएच अगर है कार्बन पर रेडिकल और यहाँ पे फिनाइल अगर लगा हुआ है, फिनाइल मतलब है 3 फिनाइल लगा हुआ है, अगर उस कंडीशन में क्या होगा? 3 फिनाइल लगा हुआ है मेरे बच्चों, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि डिलोकलाइज करेगा इसके साथ, इसके साथ, तो स्टेबल क्या होगा? टर्शियरी और फिनाइल। उसके बाद क्या होगा? 2 फिनाइल इस पे होगा, उसके बाद CH3 3 होगा, उसके बाद 2 CH। सही ऑर्डर क्या है? ए है। सही ऑर्डर क्या है? ए है, बिल्कुल सही है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन का डिलोकेशन होता है स्टेबिलिटी होगा। तो थैंक यू वेरी मच for looking my video and you have to like, support and share to your close friend. हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बहुत जल्द और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।